नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारा होने वाला है नेट जीआरएफ का। इसमें जो है कंप्लीट पैकेज, या हम कह सकते हैं कंप्लीट एक पूरी सीरीज चलाने वाले हैं, जिसमें हम 10 वीडियो बनाएंगे, जो कि आपके पेपर फर्स्ट का 10 वीडियो जो है कंप्लीट हो कर देगा पूरा आपका नेट जीआरएफ की पूरी तैयारी, जो कि उम्मीद है मैं मई से पहले, यानी कि उससे पहले कंप्लीट कर दूंगा। और ये मैं तैयारी जो करवा रहा हूँ आपकी, हमारे एक भाई हैं जिनका नाम है कमांडो आर के नायक, इस समय पोस्टेड जो हैं वो हमारे गुड़गांव मानेसर में हैं इस समय वर्तमान में। वो काफ़ी समय से तैयारी करा रहे थे, काफ़ी समय से पढ़ा भी रहे थे वहाँ पे रहने के साथ ही, तो उनके द्वारा ही ये पूरा जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है ये कार्यक्रम जो है आपको पसंद आने वाला है। तो ये कार्यक्रम जो है बहुत बेस्ट होगा, और इसमें काफ़ी लंबा चौड़ा जो है एक सीरीज बनेगा, जो कि बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह का माल जो है पूरे यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा फ्री में। फ्री की बात कर रहा हूँ मैं, फ्री में नहीं मिलेगा। और अगर पेड होता भी है तो कीमत जो कि बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर संपूर्ण जो है मैं आपका नेट जीआरएफ का तैयारी यहाँ पर करवाने वाला हूँ। तो आपको मैं बता दूं कि नेट जीआरएफ का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा। पहले हल्की से बता दूंगा, फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें 10 यूनिट होती हैं। 10 यूनिट में से लगभग सभी का वेटेज जो है बराबर रहता है, और सभी का जो है में से पाँच छः करके क्वेश्चन आते हैं, जो टोटल क्वेश्चन बन जाते हैं आपके 50। उनको यहाँ पर यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 ऐसे करके बांट दिए जाते हैं 10 यूनिट। तो इसमें जो है पहली यूनिट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसका नाम है शिक्षण अभिवृद्धि अभिवृत्ति वृत्ति। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, एप्टीट्यूड के बारे में। ठीक है, एप्टीट्यूड बोलते हैं, एप्टीट्यूड, जो भी आपको अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हल्की से पहले तो हम जानकारी दे दें आपको कि नेट जीआरएफ में आखिर हम इस छोटे से वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैं जवाब दूंगा। उसके बाद फिर हम जो ये है यूनिट फर्स्ट, इसको हम शुरू करेंगे, जिसमें हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, या फिर हम कह सकते हैं शिक्षण अभिवृत्ति। जो वृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब होता है हमारी मन जो होता है, हमारा मन कह सकते हैं, हमारी स्थिति बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अपने मतलब जो हमारा कह सकते हैं कि क्या उसको बोलते हैं, हमारा रुझान है या फिर हमारा रवैया है। तो अभिवृत्ति एक तरह से होती है, हमारा मन है, रवैया है, हमारा रुझान, सीधे शब्दों में समझें। यानी कि शब्द मैं ही इस्तेमाल करूंगा जो किताबी होते हैं, इसलिए करूंगा कि आपको जब एग्जाम देने जाना है तो किताबी वही शब्दों को पढ़ के वही समझना पड़ेंगे। मैं उनको कन्वर्ट कर दूंगा, ये बात मानी, मैं उनको अलग से कन्वर्ट करके रख दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको उन्हीं में ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए एक नज़र डालते हैं। पहले तो हम इसको समझते हैं कि हम यहाँ पर क्या, थोड़ा सा इनमें कुछ क्वेश्चन हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाएगा कमेंट में कि ये व्हाट इज नेट एग्जाम, यानी कि नेट एग्जाम क्या होता है, व्हाट इज जीआरएफ क्या होता है, तो हाउ टू अप्लाई फॉर नेट एग्जाम, इसमें किस तरह से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हु इज एलिजिबल फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। ठीक है, कौन कौन जो है इसमें पात्र होंगे, वो मतलब कौन कौन जो है इसमें योग्य होंगे जो इसमें एग्जाम दे सकता है। व्हाट इज द एज लिमिट फॉर नेट एग्जाम, यानी कि एज लिमिट जो है वो कितनी होगी। हाउ मैनी टाइम्स द नेट एग्जाम इन कंडक्टेड इन अ ईयर, यानी कि एक साल में कितने बार एग्जाम जो होता है कराया जाता है। तो यहाँ पे छोटा सा परिचय भारतीय भाषा में भी हम देंगे, यानी कि अभी तो ये अंग्रेजों की भाषा है, उसमें हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हमको भी आती है, तो उतना ही काफ़ी है, उतने में हम आपको समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा जो इस्तेमाल होता है यूजीसी नेट और जीआरएफ। ठीक है, नेट जीआरएफ क्या होता है, एक नजर डालते हैं। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कीम स्टार्टेड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी। इसको हम आगे अंग्रेजों की भाषा में बताने के बाद हिंदी में समझाएंगे। Earlier conducted by the CVSE NET GRF is now conducted by NTA National Testing Agency on behalf of the UGC twice a year. This exam determined the candidate's eligibility for the award for the junior research fellowship. It encourage postgraduate student to the undertake advanced studies and research work leading to MPhil PhD degrees in humanities and social sciences including language and sciences। ठीक है, तो इसमें हम कुछ जो है टॉपिक जो अंग्रेजियों की भाषा को पसंद करते हैं वो समझ गए होंगे।
इसको भारतीय भाषा में भी हम क्लियर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं योग्यता के बारे में कि जो नेट जीआरएफ है वो कौन कौन दे सकते हैं, उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले देखते हैं शिक्षा यानी कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय या कॉलेज में मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान या इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोग में से किसी विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है या परीक्षा के लिए वो लोग पात्र होंगे। सीधा सा मतलब है जिन लोगों ने एमए, एमएससी, एमटेक, एमबीए या सीधा सा मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन उनका वो पूरा है, पोस्ट ग्रेजुएट वो हैं, तो उनमें कितने अंक होने चाहिए, उनके कम से कम कितने अंक हैं, उनके कम से कम 55% अंक हैं, तो वो इस परीक्षा के क्या है, योग्य होंगे। ये हो गया पहला, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। किसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट, बस पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातकोत्तर परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं तथा वे अभ्यर्थी जिनका परीक्षा परिणाम किसी कारणवश विलंबित हो गया है वो भी परीक्षा के पात्र होंगे। सीधा सा मतलब मान लीजिए एमए, एमएससी या फिर कुछ भी किया है, उसका आपका क्या है, रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, तो आने वाला है या फिर किसी कारणवश देर से आने वाला है, तो भी आप इसके लिए क्या होंगे, पात्र होंगे, या आप फिर भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। पीएचडी की डिग्री धारकों के लिए 5% की अंकों की क्या है, छूट का प्रावधान किया गया है। आरक्षित वर्ग के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अंकों में क्या है, 5% की छूट की गई। सीधा सा मतलब यह है कि पीएचडी धारक कोई है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको 5% यानी कि उसके लिए कितने हैं, 50% में ही उसका काम चल जाएगा। वहीं आरक्षित वर्गों के लिए, आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति है, जनजातियां, अन्य पिछड़ा वर्ग, शारीरिक रूप से दिव्यांग यानी कि जो जिनका हाथ में कोई प्रॉब्लम है, पैर में कोई प्रॉब्लम है, इस तरह के, या फिर आंख में कोई प्रॉब्लम है, तो उनको 5% की छूट का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एज कितनी होनी चाहिए यूजीसी नेट या के नेट जीआरएफ के लिए। तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जेआरएफ में सम्मिलित होने के लिए, शामिल होने के लिए उच्च आयु सीमा वर्ग के 2 वर्ष क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। पहले क्या हुआ करती थी, 28 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में क्या है, 30 वर्ष तक के जो लोग हैं वो दे सकते हैं। वहीं सहायक प्रोफेसर की बात की जाए तो सहायक प्रोफेसर के लिए कोई अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर एक चीज समझते हैं कि नेट, सेट और स्लेट ये था क्या या है क्या। तो नेट की अगर बात करें तो इसको अंग्रेजों की भाषा में इसकी फुल फॉर्म जो बनती है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। क्या बनती है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। दूसरा जो आता है सेट आता है तो ये बनता है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीधा शब्द है एन और एस से ही पूरा समझ में आ रहा है। ये जो है राष्ट्रीय स्तर का यानी पूरे देश में लागू होता है, मतलब केंद्र के द्वारा ये किया जाता है। ये क्या है, हर राज्य में भी कराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश का अलग, गुजरात का अलग, तेलंगाना का अलग, आंध्र प्रदेश का अलग हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेट नेट एग्जाम, ठीक है। तो सेट या स्लेट क्या था, आपने नेट जान लिया। तो जहां पर यूजीसी के अनुसार लेक्चरशिप के लिए नेट एक अनिवार्य योग्यता यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास करना एक क्या है, अनिवार्य योग्यता है। वहीं राज्य सरकारों द्वारा तथा केंद्र शासित प्रदेशों को भी ये कहा गया है कि वह अगर चाहे तो लेक्चरशिप के लिए स्वतंत्र रूप से भी कोई परीक्षा करा सकता है, जिसमें मान लीजिए उत्तर प्रदेश हो सकता है, तमिलनाडु हो सकता है, इस तरह से। समझ पा रहे हैं ना, समझ में आया। तो जो केंद्र सरकार की, या फिर जो मैंने क्या बताया, जो कौन सा बताया, मैंने बताया केंद्रीय स्तर का क्या था, केंद्रीय स्तर का क्या है, नेट है। वहीं राज्य स्तर की बात करें, अगर चाहे केंद्र शासित प्रदेश या राज्य चाहे तो इसको भी कर सकता है। यह परीक्षा जो है राष्ट्रीय स्तर पर मान्य होगी, लेकिन इस पर क्या है, इसका ज़्यादा लाभ क्षेत्रीय स्तर पर ही प्राप्त किया जा सकेगा। किसका, नेट तो क्या है राष्ट्रीय स्तर पर होगी, लेकिन अगर सेट अगर आप देते हैं या फिर उत्तर प्रदेश का या फिर एमपी का या फिर किसी का, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता तो होगी, लेकिन इसका ज़्यादा लाभ जो वो ले सकते हैं वो क्या है, क्षेत्रीय स्तर पर ही ले सकते हैं। यानी कि आप इस परीक्षा में, यानी कि सेट अगर पास करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश वाला पास करते हैं, तो इस परीक्षा में अभ्यर्थी को अपनी मातृभाषा में प्रश्नों को हल करने की अनुमति होगी।
यदि नेट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा मानी जाती है तो सेट जो है राज्य स्तर की परीक्षा मानी जाएगी। सेट की परीक्षा एक संशोधित रूप से सेट की परीक्षा है। यह परीक्षा अंग्रेजी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में क्या है आयोजित की जाती है। इसके अलावा नेट व सेट की परीक्षाओं में मुख्य अंतर यह है कि नेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला बाद में क्या है, बाद में समस्त भारतवर्ष में कहीं पर भी शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। जबकि सेट, क्योंकि मैंने बताया सेट क्या है स्टेट लेवल का, तो सेट जो है सेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला अपने आकर उसी राज्य में शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। वह उसी राज्य का है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश में उसने किया है तो उत्तर प्रदेश में ही वह शिक्षक का कार्य कर सकता है, किसी दूसरे राज्य में नहीं कर सकता। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, नेट की परीक्षा यदि कोई उत्तीर्ण करता है तो वह पूरे देश में कहीं पर भी शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है। वहीं सेट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाला व्यक्ति कहीं पर भी नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में किया है तो उत्तर प्रदेश में रहेगा, राजस्थान में किया है तो राजस्थान में रहेगा, मध्य प्रदेश में रहा है तो मध्य प्रदेश में रहेगा, दादर नगर हवेली एवं पुडुचेरी दादर नगर हवेली एवं दमनदीप में यदि है तो वह यहीं पर रहने के योग्य होगा। ठीक है, आइए चलिए परीक्षा पद्धति के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरह से इसमें एग्जाम में पेपर का जो तरीका है। तो यूजीसी नेट की अगर बात की जाए तो परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, यानी कि 2 पेपर होते हैं इसमें। प्रथम प्रश्न पत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पेपर की बात की जाए तो इस प्रश्न पत्र में क्या है 50 बहुविकल्पी प्रकार के क्या होंगे, प्रश्न होंगे। इसके अंतर्गत अभ्यर्थी की शिक्षण योग्यता की जांच की जाती है, यानी कि वो किस तरह से, यानी कि उसको कह सकते हैं शिक्षण एवं शिक्षण अभिवृत्ति जो पहला पेपर होगा जिसकी 10 यूनिट होंगे, उसमें क्या है उसको 50 क्वेश्चन क्या है, हर यूनिट से मोटा मोटी 5-5 प्रश्न आते हैं, उनमें से 50 प्रश्न बनेंगे तो उनमें क्या करना होगा, उनमें से हल करना होगा प्रश्नों को। ठीक है, सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर में प्रश्न जो होंगे क्या होंगे, 100 प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे। यह प्रश्न अभ्यर्थी के स्नातकोत्तर विषयों से संबंधित होगा, सीधा सा मतलब इसमें क्या है, ये जो फर्स्ट पेपर होगा ये चाहे फिर वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बायो, पॉलिटी जिससे भी किया हो आपने एमए, ये फर्स्ट पेपर जो है सभी के लिए क्या होगा, सेम होगा। ये क्या है, कंपलसरी है, यानी कि सबके लिए सेम होगा। लेकिन दूसरा जो प्रश्न पत्र है उसमें क्या होगा, 100 प्रश्न दिए गए होंगे और उसमें उसी जैसे आपने हिस्ट्री से एमए की है या फिर पॉलिटी से एमए की है या फिर एमएससी की है मैथ से या फिर साइंस से, तो आपसे उसी से प्रश्न होंगे। यानी कि अगर आपने हिस्ट्री से की है तो हिस्ट्री से जुड़े हुए क्या होंगे, आपके 100 प्रश्न होंगे। यानी कि हिस्ट्री भरा है, आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री के ही 100 प्रश्न दिए गए होंगे, यानी कि जिससे आपने एमए की है। पॉलिटी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे क्या है, आपका इस तरह से 100 प्रश्न उसी से दिए हुए हैं। वहीं फर्स्ट पेपर में क्या है, सभी के लिए क्या है, सभी के लिए सेम रहेगा, चाहे उसने हिस्ट्री से की हो, पॉलिटी से की हो, किसी से भी, ये सभी के लिए सेम रहेगा। लेकिन ये क्या है, अगर आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो सेकंड पेपर तो आपका सिर्फ हिस्ट्री से जुड़े हुए 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पेपर अंक, प्रश्न की संख्या और समय की बात करें तो पेपर नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो जो अंक होंगे यानी कि जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 100 होंगे। प्रश्नों की अगर बात की जाए पेपर नंबर फर्स्ट में तो कितने होंगे, 50 प्रश्न होंगे। पेपर नंबर 2 की बात करें या पेपर नंबर सेकंड की बात करें तो इसमें 200 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न इसमें क्या होंगे, अनिवार्य होंगे। वो 200 नंबर का होगा और 100 इसमें क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कितने नंबर का, 200 नंबर का सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर जो है 100 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर जो है सभी के लिए सेम रहेगा, लेकिन सेकंड पेपर जो है वो जिस विषय से या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जिससे भी आपने भरा है तो आपको उसी के आधार पे होगा। वहीं आपको यहाँ पर क्या है, एग्जाम जो है 3 घंटे मिलेंगे आपको करने के लिए, जिसमें आपका फर्स्ट और सेकंड आपको दोनों को करना होगा। वहीं पालियां जो है 2 होंगी, जैसे आपका फर्स्ट और सेकंड के लिए दोनों के लिए कितना मिलेगा, 3 घंटे मिलेगा। एक 9:30 से 12:30 तक होगा और एक होगा 2 से 5 तक का टाइम। ठीक है, ये इसके लिए नहीं होगा, यानी कि उसमें भी क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर 2 से 5 वाला है ना, 2 से लेके 5 वाला, तो उसमें भी सेम यही 2 एग्जाम करने होंगे, पेपर सॉल्व करने होंगे। अगर शाम का किसी, मान लीजिए मुझे दिन में जाना है, सुबह के टाइम पे 9 से 12 जाना है, 9 से 12:30 जाना है, तो मुझे ये दोनों पेपर सॉल्व करने होंगे इन 3 घंटों में। वहीं अगर मेरा शाम की पाली में आ रहा है 2 से 5 वाले में, तो मुझे ये सेम पेपर करने होंगे। ठीक है, तो समझ गया ना कितना समय मिलता है, 3 घंटे। चलिए ये जानकारी इतनी काफ़ी है, एक नज़र डालते हैं नेट, जीआरएफ और यूजीसी, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एन का मतलब, ई का मतलब, टी का मतलब, जे का मतलब, आर का मतलब, एफ का मतलब, यू का मतलब, जी का मतलब, सी का मतलब। ठीक है, तो मतलब भी इसको समझते हैं क्या मतलब है।
एन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा नेट जीआरएफ का फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं, यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ग्रांट्स कमीशन। चलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी भारत का एक वैधानिक संस्थान है जिसकी स्थापना भारतीय संघीय सरकार द्वारा 1956 में की गई थी। यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उचित मानकों एवं आदेशों का ध्यान रखते हुए भारत में विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिकृत या कहें इसको शक्ति या पावर मिली गई है। इसके अतिरिक्त या इसके अलावा यह इसको शक्ति है कि विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों के लिए अनुदान की व्यवस्था भी करे, यानी कि उनको पैसा या फिर फाइनेंस की व्यवस्था भी करने का अधिकार दिया गया किसको? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी। तो ये एक संस्थान है जो क्या कराता है? आपका एग्जाम कराता है। कौन सा? नेट जीआरएफ का। चलिए देखते हैं, तो यूजीसी नेट जीआरएफ को थोड़ा समझ लेते हैं। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिकृत राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए साल में 2 बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी कि नेट का क्या करता है? आयोजन करता है। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसको क्या कहते हैं? यूजीसी के द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए का क्या करती है? साल में 2 बार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा का क्या करता है? आयोजन करवाता है। यह परीक्षा केवल भारतीय प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जीआरएफ के लिए भारतीय नागरिकों को योग्यता और भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसरों की पात्रता के लिए क्या की जाती है? आयोजित की जाती है। यह परीक्षा मानविकी, भाषा सहित सामाजिक विज्ञान, प्रयोगशाला विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान तथा इसके अनुप्रयोग एवं इलेक्ट्रॉनिकी विज्ञान आदि विषयों में आयोजित की जाती है। अभ्यर्थी की अगर बात की जाए तो जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप की परीक्षा पास कर लेते हैं उन्हें यूजीसी उनके लिए विश्वविद्यालयों की फेलोशिप प्रदान करती है। नेट की परीक्षा में जो जीआरएफ के लिए वरीयता सूची में स्थान पाते हैं उन मेधावी को यूजीसी द्वारा फेलोशिप देकर पुरस्कार भी दिया जाता है, यानी कि उनको मनी से भी सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, आइए ये शुरुआत करते हैं। पेपर फर्स्ट है, हम यहाँ पर पेपर फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पेपर फर्स्ट में 10 यूनिट हैं जो कि मैंने बताया था सभी के लिए कंपलसरी, चाहे वो हिस्ट्री से कर रहा हो, चाहे फिर पॉलिटी से कर रहा हो, चाहे इकोनॉमी से कर रहा हो, चाहे बायो से कर रहा हो, चाहे फिजिक्स से, केमिस्ट्री, किसी से भी कर रहा हो। पेपर फर्स्ट जो है सभी के लिए सेम रहेगा। तो पेपर फर्स्ट में मैंने बताया था 50 क्वेश्चन होंगे जो कि क्या होंगे? 100 नंबर के होंगे। 3 घंटे का समय मिलता है जिसमें दोनों पेपर क्या करने होते हैं? सॉल्व करने होते हैं। समझ गए ना? चलिए, तो सिलेबस देखते हैं पेपर फर्स्ट का, यानी कि फर्स्ट जो है पेपर है प्रश्न पत्र 1 का। हम क्या है तो इसमें देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक, कम्युनिकेशन, रीजनिंग इंक्लूडिंग मैथमेटिकल रीजनिंग, पीपल एंड एनवायरनमेंट, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, हायर एजुकेशन सिस्टम। जितने भी टॉपिक हैं सभी का वेटेज जो है सेम रहेगा, यानी कि 5-5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। मोटा मोटी कभी कम ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं, किसी के 5 किसी के 6 ऐसा हो जाता है, लेकिन टोटल जो है वेटेज जो सबका रहता है बराबर रहता है। हिंदी भाषा में अगर देखें, यानी कि भारतीयों की भाषा में अगर जो यूनिट्स हैं 10 यूनिट हैं पेपर फर्स्ट में, तो उसकी अगर हम भारतीय भाषा में देखें तो पहला जो आता है शिक्षण अभिवृत्ति, शोध अभिवृत्ति, तीसरा बोध, संप्रेषण, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, युक्ति युक्त तर्क, आंकड़ों की व्याख्या, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी। ठीक है, आईसीटी, लोग विकास और पर्यावरण, उच्च शिक्षा। तो ये 10 यूनिट हो गए, जिसमें से हम यहाँ पर जो कंप्लीट करने वाले हैं वो है यूनिट नंबर 1। ठीक है, कौन सी? यूनिट नंबर 1। इसमें हम कंप्लीट करेंगे और इसमें हम एक डेमो के रूप में क्लास लेने वाले हैं। फिर भी ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आपके लिए मैं नीचे एक पीडीएफ दे दूंगा, उसको आप नीचे से डाउनलोड कर लेना, नीचे मैं लिंक दे दूंगा। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद आनंद ले सकते हैं। चलिए अब शुरू होता है आपका पेपर नंबर फर्स्ट,
TA, ठीक है, UGC, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, JRF सेट, सामान्य पेपर 1 या सामान्य पेपर प्रथम अनिवार्य है, सभी को ये देना होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, किसी से भी आप कर रहे हो आपको ये पेपर देना होगा। सभी के लिए क्वेश्चन जो होंगे सेम रहेंगे, ठीक है, समझ रहे ना। नवीन परीक्षा प्रणाली पर आधारित है, 2019 वाली पर, ठीक है। 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था जून 2019 में। आइए शुरू करते हैं पेपर नंबर फर्स्ट, और पहली यूनिट है। पहली यूनिट में हम इसमें देखने वाले हैं शिक्षण अभिवृत्ति या अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड या एप्टीट्यूड जो भी बोल दो, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक। आइए देखते हैं इसमें कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं। इसमें मैं आपको लगभग 120-130 से ज़्यादा मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर साथ ही साथ सॉल्व करा दूंगा, और हल्का हल्का एक लय बना दूंगा, ताकि जब मैं यूनिट फर्स्ट को और अच्छे से देने वाला हूँ, मतलब ये एक डेमो टाइप है, क्लासेस मान सकते हैं, जब मैं आपको और अच्छे से दूँ, क्योंकि अभी मटेरियल थोड़ा तैयार हो रहा है, आने वाले समय में आपको बेस्ट मटेरियल और इससे भी बेस्ट मिलेगा, ठीक है, तो वो दे दूंगा। इसमें क्वेश्चन कितने होंगे? 120 से 130। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण यानी कि टीचिंग क्या होती है। तो शिक्षण जो है एक ऐसी प्रक्रिया है या एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या होता है, सीखने वाला जो व्यक्ति होता है, सीखने वाला व्यक्ति इस प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञान तथा कौशल को क्या करता है, प्राप्त करता है या अर्जित करता है, और उन ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जो उनके लक्ष्य होते हैं उनको भी क्या करता है, लक्ष्यों की प्राप्ति कर लेता है। तो इस प्रकार शिक्षण जो है मानवीय मूल्यों को क्या करती है, विकसित करती है। समझ पा रहे हैं, क्या करती है, मानवीय मूल्यों को विकसित करती है। तो शिक्षण अभिवृत्ति जो होता है, शिक्षण अभिवृत्ति क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है, जिसका क्या मतलब होता है, एक शिक्षक में विद्यार्थी को पढ़ाने वाले गुणों का पाया जाना। फिर से बता दूं, शिक्षण अभिवृत्ति का मतलब है किसी भी शिक्षक में विद्यार्थी को पढ़ाए जाने का गुणों का पाया जाना, ठीक है। तो शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो होता है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप का होना बहुत ही आवश्यक है। फिर से बता दूं, इस शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तत्व क्या है, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य क्या प्रत्यक्ष वार्तालाप का होना मतलब होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए ये शिक्षक है और शिक्षक और ये है, मान लीजिए ये क्या है, आपका विद्यार्थी है। तो दोनों के बीच शिक्षण सब जब शुरुआत हो पाएगी जब दोनों एक दूसरे में क्या कर पाएंगे, वार्तालाप शुरू करेंगे। यानी कि वार्तालाप के लिए क्या है कि सीधा समझ लीजिए कि पास आना ही पड़ेगा। मतलब अब तो जमाना बदल गया, फोन वगैरह आ गया है, तो अब तो फोन से भी वार्तालाप हो जाएगी, लेकिन फिर भी क्या है, वार्तालाप प्रत्यक्ष, ठीक है, दोनों के मध्य क्या प्रत्यक्ष वार्तालाप का होना बहुत ही आवश्यक है। तो टीचर क्या करेगा, विद्यार्थी से क्या करेगा, वार्तालाप करेगा, तब क्या है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो वर्तमान में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सिर्फ रटना या बलपूर्वक ज्ञान को मस्तिष्क में बिठाना नहीं है, बल्कि विद्यार्थी में अधिगम करके सिखाने की गतिशीलता को बढ़ाना है। अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, यानी कि सीखने की प्रक्रिया। तो अधिगम को, बल्कि विद्यार्थी में क्या करना है, अधिगम की गतिशीलता को क्या करना है, बढ़ाना है। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, वर्तमान में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं है, सिर्फ रटना नहीं है, बलपूर्वक, क्योंकि मम्मी ने क्या की, डंडा उठाया, दे लपड़ चल बैठ पढ़ने के लिए, ऐसे नहीं। मतलब टीचर जो है अपने तरीके से उसको क्या करें, प्यार से उसको उसमें रुचि जगाएं, क्योंकि हम जब हुआ करते थे तो मम्मी जो थी मेरा मार के हवाईजा बना देती, हम पढ़ना नहीं चाहते थे क्योंकि हमको खेलना पसंद था, शक्तिमान देखना पसंद था। तो वही चीज़ है, क्या करना है, बच्चों में रुचि, क्योंकि जो हम जिस स्कूल में पढ़ा करते थे, टाट पे बैठ के पढ़ा करते थे, छोटा था मैं, 100 ग्राम मतलब 2-3-4 साल मुझे याद है, 4-4.5 की बात होगी। फर्स्ट में मैं एडिशन 4-5 की बात है, तब मैं पहुंचा था। टाट बिछे हुए थे और वहाँ पे बड़ा आनंद आता था जीवन के। तो हाँ, टीचर्स को रुचि पैदा करनी है, समझ पा रहा ना, सिखाने की, अधिगम करने की, समझ पा रहा ना। चलिए, 2002 में 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देने से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A क्या है, शिक्षा से संबंधित है।
शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची बनाई गई हैं, जिसमें पहली सूची जो आ जाती है वो क्या आ जाती है? केंद्र सूची या संघ सूची। दूसरी जो आ जाती है राज्य सूची, और तीसरी जो है समवर्ती सूची। केंद्र सूची पर सिर्फ केंद्र आपका क्या कर सकता है? केंद्र ही क्या कर सकता है? उस पर कानून बना सकता है। राज्य पे सिर्फ राज्य बना सकता है, और समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों मिलकर बना सकते हैं। यदि आपको पॉलिटी अगर सब्जेक्ट है, आपका यूजीसी नेट जो सेकंड पेपर है आपका, अगर उसमें अगर आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, कोई भी है, तो मैंने वीडियो जो है बना दी है, आप वहाँ पर जाके आप आनंद ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको उससे लाभ 100% मिलेगा ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में बात करते हैं। शिक्षक सहायक सामग्री के प्रकार। शिक्षण से पहले आपको हल्का सा बता दूं कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा का मतलब होता है औपचारिक या फिर अनौपचारिक रूप से आजीवन सीखते रहना। लेकिन संकुचित रूप में अगर शिक्षा का मतलब समझें तो औपचारिक रूप से किसी शिक्षण संस्थान में जाकर शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने से होता है। तो वर्तमान में शिक्षा क्या है? वर्तमान शिक्षा परिवेश में शिक्षण का उद्देश्य या शिक्षण का जो मूल जो क्या है तत्व या उद्देश्य जो है विद्यार्थियों में अधिगम को उत्पन्न करके सिखाना है, न कि बलपूर्वक डंडे से, लाठी से या बलपूर्वक उनके मस्तिष्क में क्या करना है? कॉपी नहीं करना है। क्योंकि हमें क्या है, जब बच्चों को डर लगता है किससे? पढ़ाई से, तो हम क्या करते हैं कि मान लीजिए मैडम जी ने ये कह दिया कि जा बेटा ये वाला जो है लेसन या कहीं पाठ या फिर जो है अध्याय जो है इसको जाके रट गया, तो वो क्या करेगा? डर की वजह से कि तेरा मार मार के अभी हाल हवाई जहाज बना देंगे, दे लपड़ कर देंगे। तो बच्चा क्या करेगा? बुक जो है उठाएगा और उसमें से एक एक शब्द को वो बिना समझे उसको क्या कर लेगा? रट लेगा। भारत का इतिहास, न इतिहास का मतलब पता है, न उसे भारत का मतलब पता है, न का मतलब पता है, बस उसने उसको रट लिया। भारत का इतिहास, भारत क्या है हमें पता ही नहीं है, इतिहास क्या होता है हमें पता ही नहीं है। भारत का इतिहास में अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्री एपिग्राफी कहा जाता है। इसका मतलब ही नहीं पता है एपिग्राफी क्या है, लिपिग्राफी क्या है। सर्वप्रथम 1837 में इन्होंने ये किया था, कोई मतलब नहीं, बस उसे रट्टा मारना है। तो इस तरह से नहीं, यानी कि जबरदस्ती दबाव बनाकर उसके मस्तिष्क में बिठाना नहीं है। समझ पा रहे हैं ना? चलिए शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है? शिक्षा को ग्रहण करना। ठीक है, ग्रहण कौन कराएगा? भैया हमारे जो शिक्षण जो देने वाले व्यक्ति हैं वो कराएगा, यानी शिक्षक देगा। चलिए आइए देखते हैं। तो शिक्षक सहायक सामग्री के देखते हैं कौन कौन सी शिक्षण में सहायता देने वाली सामग्री। तो शिक्षण सामग्री जो होती है 3 प्रकार की हो सकती हैं। दृश्य, जिनको हम देख सकते हैं केवल। श्रव्य, जिसको हम सिर्फ सुन सकते हैं। दूसरा जो है श्रव्य और दृश्य दोनों। ठीक है, चलिए श्रव्य की अगर बात करें, श्रव्य सामग्री की, इसमें आपका रेडियो आ जाता है, लाउड स्पीकर आ जाता है। इसमें आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे, देख नहीं पाते हैं। ठीक है, कौन पढ़ा रहा है या फिर कौन हमें ज्ञान दे रहा है। एफएम आ गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, फोनोग्राफी हो गया। दूसरा देखते हैं दृश्य, मॉडल्स हो गए, चार्ट हो गए। चार्ट जो होते हैं, मान लीजिए ये मॉडल्स, मान लीजिए ये कोई बुक है, मान लीजिए बुक है, ये दृश्य में आ जाएगा। इसके अंदर कोई मान लीजिए फ्लोर चार्ट बना हुआ है तो दृश्य में आ जाएगा। कोई मैप है, दृश्य में आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहा ना? मान लीजिए किसी स्कूल में गए, वहाँ पर चार्ट पे कुछ लिख दिया, कोई सूचना दी, इस तरह से। तीसरा देखते हैं श्रव्य और दृश्य, यानी कि सुनाई भी पड़ता है और दिखाई भी पड़ता है। ठीक है, जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, फिल्म, ऑडियो विजुअल प्रोजेक्टर। समझ पा रहे हैं? दिखाई भी पड़ रहा है और सुनाई भी पड़ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो वो हमारे एक अंकल थे जिनका नाम था क्या? क्लार्क। क्या नाम था? क्लार्क नाम था इनका, SCT क्लार्क। ठीक है, अधिगम को आगे प्रेरित करने वाली क्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। यह कथन किसका था? हमारे B.O. स्मिथ का। शिक्षण कला
व विज्ञान दोनों है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो NL पेज के द्वारा। फिर से बता दूं मैंने क्या बताया, विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण कहलाती है। यानी कि कोई विद्यार्थी है और वो किसी शिक्षक के पास जाता है जो उसको क्या देता है? शिक्षा देना चाहता है। जो शिक्षक का मतलब जो शिक्षा देने वाला होता है उसको शिक्षक कहते हैं, ज्ञान देने वाला। तो वो क्या करता है, क्योंकि शिक्षण का सामान्य अगर मतलब समझें तो होता है शिक्षा प्रदान करना। शिक्षण का मतलब है, टीचिंग का मतलब है ज्ञान प्रदान करना, यानी कि किसी को भी ज्ञान देना। मैं शिक्षण का कार्य कर रहा हूँ तो शिक्षक कहलाऊंगा, मोटा मोटी मान सकते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ अगर हम समझें तो सीधा सा कह सकते हैं सिखाना या सीख देना, और शुद्ध भाषा में कहते हैं ज्ञान पेलना। ज्ञान पेलना सीधा सा मतलब क्या है? शिक्षण कार्य ही है। समझ पा रहे हैं ना? तो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। ये क्या है? एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्लार्क, इनके द्वारा कहा गया है। क्या कर रहा है? इनका ये कहना है कि जो विद्यार्थी है उसके व्यवहार में क्या है? परिवर्तन लाने की क्रिया को क्या कहेंगे? शिक्षण कहते हैं। किसके द्वारा? क्लार्क के द्वारा। दूसरा कथन देख लेते हैं। एक अंकल है जिनका नाम है अधिगम को आगे प्रेरित करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। किसके द्वारा? B.O. स्मिथ के द्वारा। अधिगम मतलब क्या होता है? अधिगम होता है सीखना या फिर लेना, कुछ ग्रहण करना, आगे बढ़ना, ऊपर की ओर बढ़ना, अधिगम कहते हैं। तो अधिगम को आगे प्रेरित करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। किसके द्वारा? शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है, यह कथन किसके द्वारा? NL पेज के द्वारा दिया गया है। फिर तो कुछ और एक आध व्यक्ति जो हमें याद है हल्के पूरे, जैसे एक हमारे जानने वाले, हमारे पहचान वाले अंकल थे जिनका नाम था रेयांश कहते हैं कि दूसरों को सिखाने, दिशा निर्देश देने एवं उन्हें निर्देशित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। वहीं एक अंकल और आ जाते हैं जिनका नाम क्या था? गेज अंकल कहते हैं शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्तियों को व्यवहार में क्या है? अपेक्षित परिवर्तन करना है। तो किसके द्वारा कहा गया था? गेज अंकल के द्वारा कहा गया था। ठीक है। उसके बाद हमारे एक अंकल हैं, अंकल तो नहीं है, ये हमारे दादाजी हैं, मतलब ये ग्रैंडफादर हैं, और इनका नाम है महात्मा गांधी जी। ये अंकल एक बार फोन पे बात हुई तब कह रहे थे, तो महात्मा गांधी जी के अनुसार कहा गया कि शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। किसके अनुसार? महात्मा गांधी जी के अनुसार। उनका ये कहना है कि बच्चा जो है, बच्चा हो चाहे कोई बड़ा आदमी या मनुष्य हो, उसकी जो आत्मा है, यानी कि उनका शरीर जो हमें दिख रहा है, उसका मन और उसकी आत्मा में क्या विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का क्या करना? सर्वांगीण विकास करना ही क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। एक हमारे और अंकल आ जाते हैं जिनसे हमारी बात तो नहीं हुई कभी, हम बस उनका नाम एक दो बार सुना है, जिनका नाम है फिलिप्स अंकल कहते हैं कि शिक्षण जो होता है वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का क्या करना है? संग्रह करना है। कौन कहते थे? फिलिप्स कहते हैं। एक और अंकल आ जाते हैं जिनसे बात नहीं करना चाह रहा था, फिर भी आपको बता ही देता हूं, बहुत सारे अंकल हैं मेरे, जिनका नाम है रेमंड कहते हैं कि शिक्षण को विकास की वह प्रक्रिया कहकर परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य बचपन से लेकर, यानी कि जब 100 ग्राम का होता है, यानी कि बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पर्यावरण में क्या करता है? अनुकूलन करना सीखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। शिक्षण जो है एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ऐसा मानना था। कौन थे? वो थे आपके रायवर्न। क्या था? शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। किस व्यक्ति का मानना था? रायवर्न का ये कहना था। तो शिक्षा जो है क्या है? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है। हमारे रायवर्न अंकल ने कहा कि जो त्रिध्रुवीय है उसमें क्या क्या आता है? रायवर्न ने विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम, यानी कि स्टूडेंट, टीचर और सिलेबस को क्या माना है? शिक्षण के 3 प्रमुख ध्रुव बताए हैं। किसके द्वारा? हमारे रायवर्न अंकल जो कहते हैं सिलेबस, टीचर और स्टूडेंट को क्या माना है? 3 ध्रुव या कहें 3 ध्रुव माने हैं। ठीक है,
तीन ध्रुव माने हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रायवर्न के अनुसार शिक्षा के तीन केंद्र बिंदु माने, जिसमें अध्यापक, बालक और विषय आ जाते हैं। शिक्षण के प्रमुख तीन चर आपको देखने को मिल जाएंगे। शिक्षण के प्रमुख कितने हैं? तीन चर देखने को मिल जाएंगे। कौन से हैं? सबसे पहला जो है शिक्षक, जो कि एक स्वतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर का मतलब है ना तो वो किसी के हस्तक्षेप की उसे जरूरत पड़ती है, ना ही किसी और की जरूरत, वो पूरी तरह स्वतंत्र है। क्योंकि शिक्षक का मतलब ही है कि मैं पहले से बहुत कुछ सीख के आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कुछ ना कुछ, जाहिर सी बात, तभी मुझे शिक्षक कहा गया। तो ये एक स्वतंत्र क्या हो जाता है? चर हो जाता है। भाई दूसरा जो है वो है विद्यार्थी। ये परतंत्र चर है। परतंत्र का मतलब किसी और के ऊपर, मतलब किसी ने, जाहिर सी बात है, इसे या तो टीचर की जरूरत पड़ेगी या फिर पाठ्यक्रम की जरूरत पड़ेगी। यानी कि शिक्षक जो है बिना बच्चे के, यानी कि वो जानता है तो बच्चा ना भी हो तो भी ज्ञान थोड़ी ना उसका कहीं चला जाएगा, और शिक्षक के लिए अगर पाठ्यक्रम ना भी हो तो उसका ज्ञान थोड़ी ना चला जाएगा। लेकिन हमारा जो विद्यार्थी है, इसको शिक्षक की भी जरूरत पड़ सकती है और ज्ञान की, तभी वो कुछ ना कुछ क्या है, तभी वो अधिगम कर सकता है। तो आइए समझते हैं मैंने क्या बताया। शिक्षक जो है एक पर स्वतंत्र चर है, विद्यार्थी परतंत्र चर है, और वहीं पाठ्यक्रम यानी कि विषय जो है एक हस्तक्षेप चर है। यानी कि विषय का क्या होगा? जब हस्तक्षेप होगा तभी, क्योंकि जाहिर सी बात है टीचर जब किसी को पढ़ा रहा होगा तो जाहिर सी बात है किसी न किसी सब्जेक्ट पे या किसी न किसी पाठ्यक्रम या किसी न किसी क्या है विषय पर वो बोल रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो वो है शिक्षण अभिवृत्ति। शिक्षण अभिवृत्ति यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये एक विषय है। हम फर्जी नहीं बोल सकते, कुछ भी बोला तो ये भी कुछ भी किसी न किसी विषय का क्या होगा, एक होगा ना। समझ पा रहे ना? कुछ भी, तो ये विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर फिर से बता दूं, शिक्षक जो है टीचर जो है एक स्वतंत्र चर है, विद्यार्थी एक परतंत्र है। या तो शिक्षक के ऊपर होगा या फिर वो क्या होगा, पाठ्यक्रम के ऊपर या विषय से होगा। ठीक है, यहाँ पर विषय हस्तक्षेप कर रहा है तभी हमें कुछ प्राप्त हो पा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। बी.एम. ब्लूम के अनुसार शिक्षण के तीन पक्ष होते हैं। बी.एस. ब्लूम के अनुसार शिक्षण के तीन पक्ष होते हैं। पहला जो है शिक्षण उद्देश्य, सीखने के अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन। आइए बात करते हैं शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम। शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग 1913 में जेरोम ब्रूमर ने किया था। फिर से बता दूं, शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग 1963 में जेरोम ब्रूमर ने किया था। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में भारत देश में मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रपति प्रतिवर्ष शिक्षकों को सम्मानित भी करते हैं। अशिक्षा हमारे समाज में पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण है। क्या है? शिक्षा समाज को पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। अशिक्षा विश्व साक्षरता दिवस यानी कि 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। 1960 में सबके लिए शिक्षा पर एक विश्व सम्मेलन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अध्येता का अर्थ क्या होता है? अध्येता को हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं स्टूडेंट। इसका सामान्य अर्थ जो होता है अध्ययन करने वाला, इसे अधिगमन करता यानी कि सीखने वाला, शिक्षार्थी शिक्षा प्राप्त करने वाला, और विद्यार्थी विद्या को प्राप्त करने वाला भी कह सकते हैं। अध्येता की विशेषताएं की अगर बात की जाए, अध्येता की विशेषताएं, तो इसकी मूल प्रवृत्तियों की अगर बात की जाए तो यह जन्मजात होती है। इन्हें सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे भय लगने पर भागने की को किसी सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे किसी को डर लगता है वो भागता है, तो उसे सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि क्या है वो एक तरह से जन्मजात होता है। भूख लगने पर भोजन की खोज करने के लिए निकल पड़ता है। इसी तरह से जो अध्येता होता है वो जब भूख लगती है, किसकी ज्ञान की जब उसे भूख लगती है तो वो ज्ञान की खोज में निकल जाता है और उसको चख लेता है, तो वो फिर उसी की आदत पड़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। वातावरण वह शारीरिक शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह कथन किसका है? तो J.S. रॉस का। किसका है? J.S. रॉस का। मुझे नवजात शिशु यानी कि बच्चा या फिर लल्ला दे दो तो मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर, जीव कतरा जो चाहूं बना सकता हूं। यह कथन किसका है? तो वो है J.V. वॉटसन का। किसका है? J.V. वॉटसन का है।
कौन सी विधि विद्यार्थी के चरित्र निर्माण में सहायता करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है? तो वो होती है प्रोजेक्ट विधि। इसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा भी करेंगे। समस्या समाधान विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो वो हमारे थे सुकरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। खेल शिक्षण विधि के जनक किसको कहा जाता है? तो वो थे कोल्डवेल कुक को खेल शिक्षण का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है हेनरी कोल्डवेल कुक को। ठीक है, कोल्डवेल कुक जो थे ब्रिटेन के गणितज्ञ थे। भारत में आधारभूत शिक्षा का जनक महात्मा गांधी को माना जाता है। शिक्षण से मेरा अभिप्राय बच्चे व मनुष्य के शरीर या उस मनुष्य मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना ही क्या है, इनका कथन था। क्या कहलाता है? शिक्षण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। शिक्षण के प्रकार देखते हैं। शिक्षण के प्रकार से पहले हल्का सा शिक्षण के उद्देश्य देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण के उद्देश्य के बारे में हमारे एक व्यक्ति हैं राधा कृष्णन, श्री सर्वपल्ली राधा कृष्णन। वो कहते हैं कि शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए। इस कार्य को किए बिना शिक्षा क्या है, अपूर्ण है, यानी कि वो कभी पूरी नहीं होती। क्योंकि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और ना तो मनुष्य का अच्छे मनुष्य का हो रहा है निर्माण, ना ही किसी समाज का निर्माण हो रहा है अच्छे का। तो क्या कर रहे हैं आप, किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? ठीक है, समझ रहे ना? तो क्या है शिक्षा, क्या कहलाएगी आपकी? अपूर्ण कहलाएगी। शिक्षा के उद्देश्यों की अगर बात की जाए तो बालक की क्षमता का विकास करना एक प्रमुख क्या है, बालक की शिक्षा का विकास करना। तो एक प्रमुख क्या है आपका उद्देश्य, किसका? शिक्षा का, शिक्षण का। ठीक है, शिक्षण का। दूसरा देखें तो सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों का विकास करना उद्देश्य हो जाएगा आपका शिक्षण का। जीवन शैली को व्यापक बनाना, ज्ञानार्जन के अनुसार जीविकोपार्जन करना, यानी कि जितना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उससे अपने जो जीवन की जो मतलब अपना एक तरह से लाइवलीहुड बोल सकते हैं, मतलब अपने जो जीवन यापन करते हैं हम, अपनी जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसी से हम अपने परिवार का पेट पाल सकें, अपना भी पेट भर सकें। बालकों में क्रियाशीलता का विकास करना तथा उन्हें क्रिया करने का अवसर भी देना, यानी क्रियाशील बना तो रहे हैं, उन्हें अवसर भी तो दो। बालकों या विद्यार्थियों में सृजनात्मक क्षमता का विकास करना तथा उन्हें सृजनात्मक कार्य के लिए प्रेरित करना। ठीक है, चलिए प्रकार देखते हैं थोड़ी देर। सबसे पहला अधिगम स्तर के आधार पर प्रकार। अधिगम स्तर के आधार पर, इसके अंतर्गत स्मृति के स्तर पर विद्यार्थी को समझने और रटने की स्थिति का विश्लेषण किया जाता है इसके तहत, जो कि सबसे निम्न स्तर का माना जाता है स्मृति के आधार पर। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ केवल रट्टू तोता अगर बनना चाहते हैं तो बेकार है। शासन व्यवस्था के आधार पर, निरंकुश शिक्षा प्रणाली में संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासन की इच्छा के अधीन किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था प्राचीन भारत के राजवंश में देखने को मिलती थी। जैसे मान लीजिए मौर्य वंश है तो उन्होंने जो निर्धारित कर दी उसी के आधार पर होगी, आप अपना कुछ भी नहीं कर सकते। शैक्षिक प्रबंधन व्यवस्था के आधार पर, औपचारिक शिक्षा जिसके तहत पालन करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होता है, जैसे समय, स्थान और पाठ्यक्रम, और शिक्षण विधि के साथ संबंधित शिक्षण की अवधि और उसका वर्गीकरण, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, केवल डिग्री प्राप्त करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षण का उद्देश्य देख लेते हैं। मैंने अभी पीछे हल्का सा बताया था, शिक्षण के लिए उद्देश्य का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर उद्देश्य निर्धारित नहीं होता है तो लक्ष्य की पूर्ति भी या प्राप्ति भी हम नहीं कर पाएंगे। समाज की गतिशीलता को बनाए रखने के लिए हमें अपने लक्ष्यों को भी निर्धारित समय में प्राप्त करना होगा। क्योंकि मान लीजिए आप 10th कर रहे हैं, 10th का मान लीजिए 1 साल दिया है तो आपको क्या है, एक समय निर्धारित कर दिया है ना, तो आप क्या नहीं कर पाएंगे, उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे ना? चलिए शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्य देख लेते हैं। हमारे एक अंकल थे जिनका नाम था ब्लूम। ठीक है, ब्लूम इनका नाम था। तो ब्लूम ने शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला जो आ जाता है ज्ञानात्मक क्षेत्र। इसका मुख्य संबंध बौद्धिक क्षमता के विकास से होता है। इसके कितने क्षेत्र माने गए हैं? 6 क्षेत्र या 6 स्तर होते हैं। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, शिक्षण, ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण यहाँ पर देख रहे हैं। ब्लूम जो थे हमारे 1956 की बात करते हैं, 1956 के टाइम की बात है इनकी। तो ब्लूम अंकल ने शिक्षण और अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 1956 में
3 भागों में बांटा। कौन कौन से? शिक्षण और अनुदेशात्मक उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा, जिसे अंग्रेजी भाषा में 3H भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हार्ट ज्ञानात्मक, बहुत सॉरी, हेड, हार्ट एंड हैंड, यानी कि पहला जो था ज्ञानात्मक, वो काय में होता है। ज्ञान कहाँ है? दिमाग में, यानी कि कहाँ पर? ये इस तरह से मस्तिष्क में। कहाँ पर? हेड में, यानी कि पूरे सर में है ना दिमाग, ठीक। दूसरा जो है हार्ट, भावनात्मक। भावनाएं कहाँ से फील होती हैं? फीलिंग कहाँ से आती है? लड़की के लिए फील आया, प्रेम करते हैं तो कहाँ पे आ रहा है? दिल में धुक धुक, धुक धुक नहीं, दग दग होती है। कहाँ पे हो रही है? दिल में। कहाँ पे? क्या है ये? भाव है हमारा, प्रेम वाला भाव, ठीक है। तो ये क्या है? भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। तीसरा जो है वो है हैंड, यानी कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। यानी कि ये क्या है? जो ये मन से चल रहा है, मतलब आप कुछ करना चाह रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो है ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, इसका मुख्य संबंध क्या मैंने बताया? बौद्धिक क्षमता के विकास से होता है, ठीक है। इसको कॉग्निटिव डोमेन भी कहा जाता है। कॉग्निटिव डोमेन भी कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है ज्ञान, यानी कि नॉलेज। दूसरा आ जाता है बोध, ठीक है। क्या कहते हैं? बोध, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है। तीसरा जो आता है उपयोग, यानी कि एप्लीकेशन। चौथा जो आ जाता है विश्लेषण, यानी कि इसको हम कहते हैं एनालिसिस। पांचवा जो आ जाता है वो आता है संश्लेषण, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस। छठवां आ जाता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। सबसे पहला अगर ज्ञान के बारे में अगर बात करें, तो यहां पर मैंने लिख दिया है ये, ठीक है। ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी को स्मरण रखने से है। किसी के बारे में ज्ञान रखना चाहते हैं, आंकड़ों या जानकारी के बारे में याद रखना। इस पुस्तक में कितने विषय हैं, उस विषय में कौन कौन से टॉपिक हैं, उन टॉपिक में क्या क्या की पॉइंट मान लीजिए सबसे पहले हमने खोला भारत का इतिहास। भारत का इतिहास के लिए क्या जरूरी है कि उसके कितने भाग कर दिए जाएं? मतलब जरूरी नहीं, मतलब कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। 3 भागों को भी अलग अलग भाग कर सकते हैं, इस तरह से। ये है ना, तो ये छोटा सा ज्ञान है। हमें आंकड़े और जानकारी याद रखनी है, कौन सी सन में कौन सी है, क्योंकि भाग कैसे बांटेंगे? हमको आंकड़े याद होने चाहिए ना, थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ना, तभी तो हम जोड़ सकते हैं कि इतने से इतना ये था, कि इतने से इतना ये था, और ये से ये था। तो इस तरह से आंकड़े बहुत जरूरी हैं, समझ पा रहे हैं ना। दूसरा समझबूझ या बोध या फिर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। इसमें क्या होता है? अनुवाद, प्रक्षेप, निर्देशों के अर्थ समझना एवं समस्याओं की व्याख्या करना, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, यह बोध स्तर, यह स्तर जो है अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित होता है, ठीक है। तीसरा देखते हैं अनुप्रयोग या उपयोग या एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन, इसमें क्या होता है? इसमें होता है यह स्तर अमूर्त या भावात्मक ज्ञान या एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाने के संदर्भ में होता है, ठीक है। तीसरा जो है विश्लेषण, चौथा जो है विश्लेषण। इसमें क्या होता है? विश्लेषण मतलब एनालिसिस करना, एनालिसिस, ठीक है। विश्लेषण द्वारा प्राप्त सूचना से घटकों को विभाजित किया जाता है, जिससे इसका सही अर्थ निकाला जा सके। या हम ऐसे कह सकते हैं कि मान लीजिए अनुप्रयोग में किसी परिकल्पना का नए परिस्थिति में उपयोग या एक अमूर्त कल्पना का स्वतः उपयोग करना, ठीक है। तीसरा जो मैंने बताया विश्लेषण में क्या है? वस्तु या परिकल्पना को विभिन्न भागों में अलग करता है ताकि संगठनात्मक ढांचा समझा जा सके, और तथ्यों एवं निष्कर्षों के बीच का जो है अंतर दोनों में हम कर सकें। पांचवा देखते हैं संश्लेषण। संश्लेषण में क्या होता है? यह एक मूल घटकों को क्या करता है? समाहित करने का क्या करता है? एक स्तर है। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम माना जाता है। विश्लेषण स्तर का क्या माना जाता है? विलोम, यानी कि उल्टा माना जाता है। विविध तत्वों से एक ढांचा या पैटर्न बनता है। एक नए अर्थ या ढांचे पर जोर देकर हिस्सों को क्या है? जोड़कर संपूर्ण जो ये बनाता है, ठीक है, संपूर्ण बना देता है, ठीक है। क्या? संश्लेषण। नेक्स्ट जो है विचारों तथा सामग्रियों के मूल्य का निर्णय करना, जिसको हम कह सकते हैं मूल्यांकन,
या इवेल्युएशन यानी कि मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीके और सामग्री के विषय में किया गया निर्णय होता है। यानी कि हमने पहले जानकारी ली, फिर हमने उसको क्या किया, गुणाभाग किया, फिर समझा, फिर भावात्मक और जो परिकल्पना थी वस्तु में, दोनों में अलग किया और देखा कि कौन सी बात सही है, किससे क्या लाभ हो सकता है। तो उसको हमने क्या कर लिया, एक आखिर में मूल्यांकन करके एक हमने मूर्त रूप निकाल के रख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा एच देखते हैं, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र। इसका संबंध शिक्षक एवं विद्यार्थी की भावनात्मक संवेगों से होता है। इसके 5 स्तर बताए गए हैं। इसको हम भावात्मक ज्ञान क्षेत्र या एफेक्टिव डोमेन भी कहते हैं। इसका ज्ञान क्षेत्र में मनोभाव या मनोदृष्टि में प्रेरणा, शिक्षक की सहभागिता, अनुशासन एवं जैसे कुछ मूल्यों को शामिल किया जाता है। इसके 5 स्तर होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो आ जाता है वो आ जाता है रिसीविंग या ग्रहण करना, प्रत्युत्तर रिस्पॉन्डिंग, तीसरा आकलन यानी कि वैल्यूइंग, चौथा संगठित करना ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा निरूपण यानी कि कैरेक्टराइजेशन। ठीक है, कहाँ पे गया, निरूपण यानी कि कैरेक्टराइजेशन। आइए मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूएशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, वाई वैल्यू सेट। ठीक है, ये इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव, समझ गया ना, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसका संबंध तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से होता है। ठीक है, इसमें भी क्या है, सबसे पहले आता है, इसके भी क्या है, ये 5 तरह के होते हैं। फिर से बता दूं, मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन, साइकोमोटर डोमेन। इसका ज्ञान क्षेत्र को मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। यह तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित होता है। इस ज्ञान क्षेत्र को 5 भागों में बांटा जा सकता है। 5 इसके स्तर होते हैं। पहला जो है प्रतिरूपण, ठीक है, हस्त कौशल, परिशुद्धता, स्पष्ट अभिवृत्ति और प्राकृतिकरण। ठीक है, सबसे पहले की अगर बात करें, प्रतिरूपण की अगर बात करें, तो ये जो होता है इमिटेशन, यह स्तर पर शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है जिस तरह का वह है। दूसरा जो है हस्त कौशल या कार्य साधन भी इसको हम कहते हैं। मैनिपुलेशन भी इसको कहा जाता है, मैनिपुलेशन। इस क्षेत्र में शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि का उपयोग करने का प्रयत्न करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तीसरा देखते हैं परिशुद्धता या इसको हम कहते हैं प्रिसीजन। किसी कार्य को बार बार करते रहने से उसमें क्या होता है, सुधार एवं शुद्धता आ जाती है। जैसे कि मैं शुरू में जब पहला वीडियो बनाया था तो मेरी क्या थी, लग गए थे, मतलब मन ही नहीं था। फिर धीमे धीमे आया तो नॉर्मल एक आ गई, अब नॉर्मल बनता रहता है, ऐसे ही चलता है, खेल कूद में बना देते हैं, खेलते खेलते। समझ पा रहे ना। परिशुद्धता, स्पष्ट अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन इसको हम अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं। यह स्तर सतत अभ्यास पर निर्भर करता है, जितना आप करेंगे उतना ही पाएंगे, यानी कि चलता रहेगा। तीसरा जो है प्रकृतिकरण यानी कि नेचुरलाइजेशन। इस स्तर पर शिक्षार्थी शिक्षण के अनुरूप कौशल को संशोधित करने तथा नई तकनीकों को नियत करने इत्यादि की आत्मसात करता रहता है। क्लियर हुआ। चलिए फिर से दिखा दो, साइकोमोटर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको शिक्षण के उद्देश्य हैं। ब्लूम का वर्गीकरण है ये, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र, ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। गैगने और ब्रेक्सी के द्वारा वर्गीकरण, ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, बौद्धिक कौशल, मनोदृष्टि, मौखिक सूचना, संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में महाविद्यालय शिक्षा प्रदान नहीं करने की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी, तो हार्टोग समिति के द्वारा। 1991 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो जोनाथन डंकन के द्वारा। कहाँ पर, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की। कोलकाता में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। कोलकाता
विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य कौन बने थे? डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी को बनाया गया था, आशुतोष मुखर्जी, और निजामुद्दीन अहमद को बनाया गया था। उसके बाद कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई थी? तो 1857 में की गई थी। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय भारत में किस आयोग का गठन किया गया था? तो सैंडलर आयोग का किया गया था। किसके? लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय काल में। हंटर कमीशन के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रिपन था। पटना विश्वविद्यालय एवं बनारस में आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1917 में। अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर यानी कि इंस्ट्रक्शनल सॉफ्टवेयर का उदाहरण किसे मानते हैं? तो रेडियो वार्ता को। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया? तो होवार्ड गार्डनर ने। अमेरिका में सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी तो 1969 में। शिक्षण संस्थान है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रहण करना किसके द्वारा कहा गया था? तो फिलिप्स के द्वारा कहा गया था। कुछ रह गया, 1 मिनट। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर अगस्त 1982 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ विचार देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद के विचार देखते हैं। बालक और बालिकाएं दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा मनुष्य में पहले से ही विराजमान पूर्णता का क्या है? आविर्भाव है। आविर्भाव का मतलब होता है शुरुआत होना। अरस्तु के विचार की अगर बात की तो शिक्षा की जड़ें कड़वी हैं लेकिन फल जो है बड़ा मीठा यानी कि प्यारा प्यारा देता है। नेल्सन मंडेला के अनुसार जो है ज्ञान सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप पूरी दुनिया बदल सकते हैं। अरस्तु, नेल्सन मंडेला और स्वामी विवेकानंद। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, शिक्षा प्रकृति और सामाजिक संदर्भ से दूर नहीं हो। महात्मा गांधी के विचार की बात करें, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मानव के शरीर व मस्तिष्क तथा मन की सर्वोच्च शक्तियों के समन्वयक रूप से विकास करना है। मेरे विचार से मानव को मानव बनाना ही अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा है। शिक्षा सिर्फ आत्मा की उन्नति के लिए होती है। शब्द वही है यानी कि सोच वही है, बस तरीका बदल गया है थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शिक्षक वह नहीं जो विद्यार्थी के दिमाग में तथ्यों को जबरन डाले, बल्कि वास्तविक शिक्षक वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचार की बात करें कि शिक्षा वास्तव में सत्य की खोज है। हमें शिक्षा प्रणाली को उच्च नैतिक मूल्यों से जोड़कर उपयोगी एवं रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए। यानी रोजगार उन्मुख का मतलब हमें ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकें, अपने परिवारों का कम से कम पेट तो भर ही सकें। पता चले हम टीपू सुल्तान वाली पढ़ाई करते हैं यानी कि टीप कर लिख कर एग्जाम दे आते हैं, उसके बाद हम अपने रोजगार की तरफ क्या है, रोजगार से हमेशा दूर बने रहते हैं। चलिए, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एकीकृत भाग और शैक्षिक उद्देश्यों से पूरी तरह से संबंधित है। यह विद्यार्थी के अध्ययन आदतों और शिक्षक के निर्देशन विधि पर अत्यधिक प्रभाव डालती है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जेरोम ब्रूमर के द्वारा किया गया था। 1964 में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किस लिए किया गया था? तो शैक्षिक अवसरों को समानता के लिए। ठीक है, अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? तो अध्येता कहलाता है। वातावरण बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसके द्वारा कहा गया था? तो JS के द्वारा कहा गया था। मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं डॉक्टर, वकील, चोर, जेब कतरा चाहे जो भी बना दूं, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो JV वॉटसन के द्वारा कहा गया था। श्याम पट यानी कि ब्लैक बोर्ड का सर्वप्रथम आविष्कार किया गया था जेम्स विलियम के द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार 1926 में किसके द्वारा किया गया था? तो JL वेयर्ड के द्वारा किया गया था। विद्यार्थी का मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा हो, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। परंपरागत मूल्यांकन के जनक किसको कहा जाता है? तो JS राइस को कहा जाता है। आधुनिक मूल्यांकन के जनक किसको माना जाता है? तो BS ब्लूम को माना जाता है। शिक्षा के लिए दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान बंद किया गया था 1919 के अधिनियम द्वारा। रेले आयोग का गठन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन
के समय काल में किया गया था? माइकल सैडलर की अध्यक्षता में कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग का गठन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसको माना जाता है? तो लॉर्ड मैकाले को माना जाता है। योग्य शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव किसने दिया? तो चार्ल्स वुड ने दिया। 1813 के अधिनियम द्वारा शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कम से कम कितना रुपये देने की घोषणा की गई थी? तो 1,00,000 रुपये देने की घोषणा की गई थी। भारतीय शिक्षा नीति कब बनाई गई थी? तो 1986 में भारतीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। भारतीय शिक्षा नीति कब संशोधित की गई थी? तो 1992 में की गई थी। शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विकास के लिए भारत सहायता कोष का गठन कब किया गया था? तो 2003 में। कॉपीराइट अधिनियम के तहत सरकार ने एक नए कॉपीराइट बोर्ड का गठन किया था 1957 में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षण संस्थान आयोग का गठन कब किया गया था? तो 2004 में किया गया था। चलिए, ब्रिक्स एवं गैगने द्वारा निर्धारित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्गीकरण के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उद्देश्यों का वर्गीकरण 5 श्रेणियों में इनको बांटा गया है, जिसको 5H कहा गया है। क्या कहा गया है? 5H कहा गया है। बौद्धिक कौशल, ज्ञानात्मक रणनीति, ठीक है, मुख्य सूचना, संचालन कौशल, अभिवृत्ति। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले की अगर बात करें तो बौद्धिक कौशल की अगर बात करें, बौद्धिक कौशल की, तो इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो बौद्धिक कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में क्या करता है? महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। दूसरा देखते हैं ज्ञानात्मक रणनीतियाँ, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, ठीक है, स्ट्रेटजीज, ठीक, इसको शायद यही बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में। हाँ, यहाँ लिखा है, मैंने लिख दिया है कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इस श्रेणी में किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति एवं विचार कौशल को विकसित करने के लिए तकनीकी एवं विधियों का क्या करना है? समावेशित करना होता है। मौखिक सूचना देख लेते हैं। मौखिक सूचना, इसको ओरल इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं या फिर वर्बल इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। इसके तहत क्या होता है? तो इसके तहत वो सीधा मतलब मौखिक सूचना का उपयोग किसी व्यक्ति द्वारा ज्ञान का आयोजन करने के लिए किया जा सकता है। तीसरा है संचालन कौशल। चौथा संचालन कौशल, इसमें क्या होता है? इसको हम कहते हैं, इसको संचालन कौशल भी कह सकते हैं, शारीरिक क्षमता भी कह सकते हैं, मोटर स्किल एंड फिजिकल एबिलिटीज भी इसको कह सकते हैं। इसके तहत क्या किया जाता है? इस स्तर पर मस्तिष्क के आकार जो दिमाग होता है, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं। इसमें सामंजस्य कैसे स्थापित करना है, इसके अंतर्गत इसमें सूझबूझ का विचार किया जाता है। नेक्स्ट है मनोदृष्टि, इसको हम कहते हैं एटीट्यूड। इसमें क्या होता है? यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। इतनी जानकारी इसमें काफ़ी है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण के स्तर देख लेते हैं। शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग निर्धारित किए हैं। शिक्षण के स्तर को 3 स्तर पर क्या किया गया है? निर्धारित किया गया है। सबसे पहला स्मृति स्तर यानी कि मेमोरी लेवल, दूसरा जो है बोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा जो है वो है चिंतन स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं स्मृति स्तर। इसको हम हार्वर्ड शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। हार्वर्ड शिक्षण मॉडल भी कहते हैं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर ये माना जाता है। स्मृति स्तर का शिक्षण अधिगम केवल स्मृति पर आधारित होता है। छात्र जो होता है इसमें पूरा ज्ञान जो है रटकर प्राप्त करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना होता है। इसके तहत बौद्धिक शक्ति पर ज़्यादा बल नहीं दिया जाता। इसमें छात्र की भूमिका काफ़ी निम्न होती है। यह मूक दर्शक की तरह बैठकर शिक्षा ग्रहण करता है। इसकी सबसे प्रमुख कमी यह होती है कि शिक्षक एक तरफा बोलता रहता है और उसको यह परवाह नहीं कि छात्र समझा या नहीं समझा। इसमें सबसे प्रमुख कमी होती है कि शिक्षक का
शिक्षक जो है एक तरफा बोलता रहता है और उसको एक यह परवाह नहीं कि छात्र समझा या नहीं समझा, बस ऐसे हम पकाए जा रहे हैं उसको, ये वो, और सर हिलाता जा रहा है, हिलाता जा रहा है। उससे पूछो 2-4 शब्द बता देगा, खामी खाम में छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है। इसमें क्या होता है, मूक दर्शक बनकर बैठा रहता है, यानी कि वो कुछ पूछ नहीं रहा है, उसे समझ में आए चाहे ना आए। सर जी समझ रहे हैं कि लड़का जो है हमारा बहुत होशियार है, क्योंकि सारी बातें एकदम सर हिलाते हुए ले रहा है। समझ पा रहा है ना? तो मैंने क्या बताया, यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का सबसे निम्न स्तर होता है और इसमें शिक्षण का कार्य केवल स्मृति पर निर्भर होता है, अर्थात इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों ही सबसे निम्न मानसिक धरातल पर या मानसिक धरातल पर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को पूरा करते हैं। यानी कि शिक्षक जो होता है बोलता रहता है, बच्चा सर हिलाता रहता है, उसको समझ आया या नहीं आया उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो बोलता गया बोलता गया बोलता गया, उन्होंने सर हिलाते रहे हिलाते रहे हिलाते रहे। तो स्मृति स्तर के शिक्षण के निष्पादन का बुद्धि से सहसंबंध नहीं होता, लेकिन इस स्तर के शिक्षण से बौद्धिक व्यवहार के विकास में क्या होता है, सहायता मिलती है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य दी गई विषय सामग्रियों को रट लेना होता है। इसमें छात्र बिना सोचे समझे विषय सामग्री को एकदम रट्टू तोते की तरह रट लेता है। यहाँ बौद्धिकता का स्तर काफी क्या होता है, निम्न होता है, इसलिए इस स्तर पर उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्रियों का उपयोग नहीं किया जाता। साथ ही यह स्तर अन्य विचारवान स्तरों के आधारशिला प्रदान भी करता है। स्मृति स्तर के शिक्षण में संकेत अधिगम, श्रृंखला अधिगम तथा अनुक्रिया पर महत्व दिया जाता है। प्रश्नोत्तर विधि इसमें कोई महत्व नहीं रखती। स्मृति स्तर के प्रारूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए स्मृति मॉडल के प्रारूप का भी क्या किया गया है, वर्णन किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे निचले स्तर पर जो आ जाता है वो है मेमोरी लेवल लीस्ट थॉटफुल। ठीक है, यहाँ ठीक है, सबसे निचले स्तर पर इस स्तर को क्या कहा जाता है, हार्वर्ड शिक्षा मॉडल, हार्वर्ड टीचिंग मॉडल भी इसको कहा जाता है। स्मृति स्तर के शिक्षण का मॉडल की अगर बात करें तो हार्वर्ड नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने इसको 4 भागों में बांटा था। 4 पक्ष इसके रखे थे। पहला जो था उद्देश्य इसका, यानी कि एम क्या है, संरचना कैसी होनी चाहिए, तीसरा जो है सामाजिक प्रणाली कैसी होनी चाहिए, चौथा जो है मूल्यांकन प्रणाली। पहले की अगर बात करें तो उद्देश्य की बात करें तो मानसिक पक्षों का इसमें क्या होता है, प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है, तथ्यों का ज्ञान प्रदान हो जाता है कि बोलते हैं सर हिलाते हैं याद कर लेता है तो कम से कम तथ्यों का ज्ञान प्रदान हो जाता है, यानी कि ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है। सीखे हुए तथ्यों का प्रत्यास्मरण रखना होता है, यानी कि उसने जो सीखा है तथ्य जो प्रमुख है उसको अच्छे से क्या हो गया, उसको याद हो गया। सीखे हुए ज्ञान का प्रत्यास्मरण करना तथा पुनः प्रस्तुत करना भी ये एक प्रमुख क्या हो जाता है, उद्देश्य हो जाता है। यानी कि जो हम आपको बोल रहे हैं वो अगर याद हो ही जाता है, भले ना समझे, हम आपसे पूछते हैं तो कम से कम बता तो पाएंगे, इस तरह से हो जाता है। दूसरा, संरचना की अगर बात कर लें तो हार्वर्ड ने शिक्षण प्रक्रिया में प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया है। हार्वर्ड की जो है इसमें कुछ प्रणालियाँ दी गई जिसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट बात करें सामाजिक प्रणाली की अगर बात करें, सोशल सिस्टम की, तो शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यवसायिक प्रक्रिया है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का विशेष महत्व है। छात्र शिक्षक इसके सदस्य होते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य पाठ्य वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण करना होता है। सामने के कोई व्यक्ति बैठा है या छात्र बैठा है और छात्रों की क्रियाओं को नियंत्रित करना तथा उसको अभिप्रेरित करना, और छात्र का स्थान शिक्षण में क्या होता है, गौड़ होता है। यह केवल श्रोता का कार्य करता है, यानी कि छात्र में शिक्षक का क्या होता है, गौड़ होता है। छात्र जो होता है वहां बैठा होता है केवल श्रोता, यानी कि उसे केवल सुनना है, केवल श्रोता का कार्य करना है। यानी कि भागवत या कथा सुनने आए हैं, श्रोता बना हुआ बैठा है और शिक्षक को आदर्श मानकर उसका क्या करता है, अनुसरण करता है। यानी कि सर जी बोले कि जय श्री राम, जोर से बोलो, जय माता दी, मतलब बोले जा रहे हैं, क्या कर रहा है, गौड़ होता है। वहां पर उन्होंने न सही पूछा न गलत पूछा, सर जी पकाए जा रहे हैं, गलत भी फैले जा रहे हैं, ज्ञान जो भी है, त्रेता जी की जय जयकार हो रही है, वो अच्छी बातें और बुरी बातें नहीं कर रहे हैं। मतलब किस तरह से गौड़ का मतलब है कि अगर हम आपसे कुछ बात कर रहे हैं, कोई गलत बात लग रही है या फिर आपको कोई रुचि जाग रही है कि सर ऐसे ये हुआ, आपने ये बताया, ये कैसे हुआ, थोड़ा बताइए सर, हमको थोड़ा समझ नहीं आया। समझ पा रहे ना? सामाजिक प्रणाली ये हो गई। मूल्यांकन की अगर बात करें, इसमें चौथे इसमें पक्ष की बात करें तो स्मृति स्तर के शिक्षण का मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं द्वारा किया जाता है, और परीक्षा में रटने की या कहीं स्मरण करने की या याद करने की क्षमता पर भी अधिक बल दिया जाता है। इसके लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षा में
प्रत्यास्मरण होने वाले पदों में अन्य संबंधित पदों आदि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। तो ये क्या है, ये कुछ प्रमुख इसके पक्ष हैं। तो ये इन्होंने बताए थे कि इस तरह से ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, समझ या बोध का स्तर देख लेते हैं। दूसरा, इसको मॉरिसन शिक्षण मॉडल, मॉरिसन शिक्षण मॉडल भी कहते हैं, यानी कि मॉरिसन मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल या मॉरिसन टीचिंग मॉडल भी इसको कह देते हैं। समझ पा रहे ना, यह समझ या बोध का स्तर। शिक्षण का अधिगम, अधिगम का सीधा सा मतलब होता है सीखना, ग्रहण करना, आगे की ओर बढ़ना। तो शिक्षण अधिगम का यह स्तर स्मृति स्तर में थोड़ा सा क्या होता है, ऊंचा होता है। यानी कि जो मेमोरी लेवल होता है या कहें समझ वाला जो स्तर होता है, वो क्या बोलते हैं, जो स्मरण वाला होता है, वो थोड़ा स्मृति स्तर वाला जो होता है उससे क्या होता है, थोड़ा सा ऊंचा होता है। ठीक है, यानी कि बीच में आ जाता है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, सबसे निम्न स्तर पर मेमोरी लेवल होता है, सबसे गिरा हुआ स्तर इसका माना जाता है। दूसरा मैंने बताया अंडरस्टैंडिंग लेवल, शिक्षण अधिगम का यह स्तर स्मृति स्तर से थोड़ा ऊंचा होता है और इस स्तर पर पाठ्य सामग्री को रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया जाता है। इस स्तर को शिक्षण में छात्रों के मानसिक शक्तियों के विकास अवसर, ठीक है, स्मृति स्तर से अधिक होता है। अतः इस पर क्या किया जाता है, छात्रों को इस प्रकार का ज्ञान प्रदान किया जाता है या उन्हें इस तरह का ज्ञान दिया जाता है जिसका क्या हो, व्यवहारिक जीवन में उपयोग भी हो। इस स्तर पर छात्रों को किसी नियम व सिद्धांत की जानकारी देने के साथ उसका व्यवहारिक उपयोग को भी बताना क्या है, बताया जाता है। इस प्रकार यह स्तर केवल ज्ञान पर बल न देकर उसके पूर्ण बोध पर बल देता है, जिससे छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त करता है, जो कुछ भी वो जानता है, उसे समझ सके तथा उसका व्यवहारिक जीवन में जो भी, जब वो बड़ा हो तो जॉब के लिए अगर जरूरत है तो वो व्यवहारिक जीवन में भी उसका क्या कर सके, उसका इस्तेमाल कर सके। तो बोध स्तर की अगर बात की जाए तो बोध स्तर के शिक्षण के लिए है जरूरी है कि इसमें पूरी तरह से स्मृति स्तर पर शिक्षण हो चुका हो, यानी कि पूरी तरह से स्मृति स्तर पर क्या हो, शिक्षण हो चुका है, यानी कि उसको याद बहुत अच्छे से हो चुका है। अब इसके बिना बोध स्तर शिक्षण क्या नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको याद ही नहीं रहता है, मैं आप बोले जा रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि स्मृति स्तर थोड़ा सा पूरी तरह से विकास हो चुका हो, पूरी तरह से विकास हो चुका हो इस स्मृति स्तर का, तभी ये जो बोध स्तर ये काम करेगा। क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं, आपको याद ही नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। समझ गए ना। तो मैंने क्या बताया, बोध स्तर के लिए, शिक्षण के लिए यह जरूरी है कि इसमें पूर्ण स्मृति स्तर पर क्या हो, शिक्षण हो चुका हो। इसके बिना बोध स्तर क्या है, सफल नहीं हो सकता। शिक्षण इस स्तर पर छात्रों को सामान्यीकरण सिद्धांतों तथा तथ्यों के संबंध का बोध कराता है और शिक्षण क्या करता है, प्रक्रिया को अर्थपूर्ण तथा क्या करता है, सार्थक बनाता है। समझ पा रहे, क्या बनाता है, सार्थक बनाता है। बोध स्तर की अगर बात करें तो बोध के स्तर में शिक्षण में शिक्षक छात्रों के सामने पाठ्यक्रम या फिर जो भी विषय या जो भी सब्जेक्ट होता है उसको इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, इस प्रकार से प्रेजेंट करता है या इस प्रकार से प्रेजेंटेशन तैयार करता है कि छात्रों को बोध के लिए अधिक से अधिक या कहें समझ के लिए अधिक से अधिक क्या हो सके, उनको अवसर मिले और अवसर मिले या मौके मिले। ठीक है, और छात्रों में आवश्यक क्या कहें, जरूरी सूझबूझ क्या हो, पैदा हो, उत्पन्न हो। इस प्रकार के शिक्षण में शिक्षक और छात्र दोनों क्या होते हैं, काफी सक्रिय होते हैं। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, समझ या बोध का स्तर को हम क्या कहते हैं, बोध का मतलब बोर्ड का नहीं बोल रहा हूं, बोध मतलब अंडरस्टैंडिंग। तो समझ या बोध का स्तर, इसको हम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ मॉरिसन्स भी कहते हैं, मॉरिसन्स मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको कहा जाता है। बौद्ध स्तर में रटने के बजाय ज्ञान को अच्छी तरह समझने पर बल दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों में नियमों, सिद्धांतों आदि को पूरी तरह समझ को विकसित करना होता है। इसमें अध्यापक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, स्मृति स्तर की तरह स्वतंत्र नहीं होती। छात्र की भूमिका की अगर बात करें तो इस स्तर के शिक्षण अधिगम में छात्र को सक्रिय बनाने पर बल दिया जाता है। यह केवल रटकर ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा बल्कि समझ बूझकर और समाज को विकसित भी करेगा और अपने आप को क्या बनाएगा, व्यवहारिक भी बनाएगा। इसमें शैक्षिक संसाधनों द्वारा सहायक सामग्रियों तथा अन्य तकनीकियों का भी इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए विचारात्मक स्तर या रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में बात करते हैं। ये बहुत अच्छा माना जाता है। बौद्धिक शक्तियों के उपयोग की दृष्टि से शिक्षण अधिगम का यह सबसे उच्च स्तर माना जाता है।
शिक्षण एक स्वतंत्र क्रिया नहीं है, इसका एक निश्चित उद्देश्य और एक निर्धारित लक्ष्य होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसको हंट शिक्षा मॉडल, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट टीचिंग मॉडल भी कहते हैं। चिंतन मानव के विकास का क्या होता है, महत्वपूर्ण पद होता है। इस स्तर पर शिक्षक अपने छात्रों में चिंतन, तर्क तथा कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, जिससे छात्र इन उपागमों के माध्यम से अपनी समस्याओं का क्या करता है, समाधान कर सके। और इस स्तर पर शिक्षण में स्मृति तथा बोध दोनों स्तरों का क्या होता है, शिक्षण जो क्या करता है, चिन्हित होता है। ठीक है, इस शिक्षण का सबसे यह क्या होता है, ये शिक्षण का क्या होता है, सबसे उच्च स्तर माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, यानी कि लेवल में क्या होता है, मोस्ट थॉटफुल होता है। ठीक है, मोस्ट थॉटफुल होता है, यानी कि सोच विचारने के बाद लिया गया फैसला, एक तरह से मान सकते हैं। यह शिक्षण का क्या माना जाता है, सर्वोत्तम स्तर है और पूरी तरह क्या है, विचारवान है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अपनी अभिव्यक्ति, धारणा, विचार, मन तथा ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान के लिए विचार तथा तर्क करते हुए नए ज्ञान की खोज भी करता है। यह एक उत्पादक स्थिति होती है जब कोई ज्ञान प्राप्त करने वाला क्या करता है, अपने आप को उत्पादक भी बना लेता है। यानी कि मैं स्वयं को, अगर मैं तीसरे स्थान पर मान के चलता हूँ, वैसे मैं अपने आप को इतना ज्ञानी नहीं मानता हूँ, क्योंकि लगता नहीं हूँ कि हम इतने ज्ञानी हैं, क्योंकि कमेंट वगैरह इतनी आ नहीं रही है ज्ञानी वाली। तो हम मान लीजिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उत्पादक का भी काम कर रहा हूँ, मतलब मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल में भी पढ़ाता हूँ, अपने आप को भी पढ़ाता हूँ, बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। तो इस तरह से मैं क्या हूँ, उत्पादक का भी कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो मैंने क्या बताया, यह एक उत्पादक स्थिति है जिसमें निर्माण, खोज, शोध, सृजन का महत्व दिया जाता है। इस स्तर पर छात्र जो होता है, या विद्यार्थी जो होता है, स्टूडेंट जो होता है, रुचि मतलब इंटरेस्ट वाला रुचि, वो वाला रुचि नहीं, रुचि लेकर स्वेच्छा से, फिर से स्वेच्छा की स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क व कल्पना करते हुए समस्या समाधान का क्या करता है, समस्या का समाधान कर लेता है और अपने आप को अधिक आत्मविश्वास वाला, यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है उसका क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है, और साथ ही अपने आप को आत्मविश्वास वाला और क्रियाशील तथा सक्रिय छात्र बना लेता है। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, इस स्तर पर जब कोई पहुंच जाता है तो वह व्यक्ति या वह छात्र क्या होता है, रुचि लेकर स्वेच्छा से चिंतन, मनन, तर्क व कल्पना करते हुए समस्या समाधान को खोजता है, स्वयं को, अपने आप को अधिक आत्मविश्वास वाला, क्रियाशील एवं सक्रिय छात्र बना लेता है। इस स्तर पर शिक्षण छात्रों के बौद्धिक व्यवहार के विकास के लिए बहुत मौके, अवसर प्रदान करता है और सृजनात्मक क्षमताओं के विकास में सहायक होता है। इस प्रकार चिंतन स्तर के शिक्षण में स्मृति तथा बोध स्तर का क्या हो जाता है, शिक्षण निहित हो जाता है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें तो मेमोरी लेवल जो होता है सबसे निम्न स्तर का माना जाता है। अगर हम थॉट की ऊपर पहुंचे, मतलब अंडरस्टैंडिंग में पहुंचे, तो यहाँ पर आपका मेमोरी लेवल का विकास होना चाहिए, तब हम इस पर पहुंच पाएंगे। उसके बाद जब मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल का जब पूरी तरह से विकास हो जाएगा तो हम रिफ्लेक्टिव या लेवल पर पहुंच जाएंगे। शिक्षण कला एवं विज्ञान। शिक्षण की प्रकृति विज्ञान प्रधान भी है और कला प्रधान भी है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है असमानता, यानी कि एक ही माता पिता से अगर जुड़वा बच्चे भी पैदा होते हैं तो उनमें भी क्या है, 100% समानता नहीं होती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जब ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन शिक्षण पद्धति के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति। ठीक है, तो वर्तमान समय में दो प्रकार की देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन के बारे में, ऑफलाइन शिक्षण। ठीक है, ऑफलाइन के बारे में आइए देखते हैं। तो ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन शिक्षण पद्धति की वह विधि है जिसमें शिक्षक एवं छात्र प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इसमें शिक्षक एवं अधिगमनकर्ता के मध्य क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, संवाद होता है, यानी कि बातचीत होती है, वार्तालाप होती है, जिससे अधिगमनकर्ता प्रत्यक्ष रूप से अपने विचारों, अपने प्रश्न एवं सुझाव देकर क्या करता है, सामने वाले शिक्षण को क्या करता है, वो क्या करता है, शिक्षक को क्या करता है, उसको संतुष्ट करता है। इसमें क्या होता है, अधिगमनकर्ता अलग अलग अध्ययन
सामग्रियों को प्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, स्पर्श करता है, उसको उनको ग्रहण करता है और उनसे क्या होता है, प्रभावित होता है। इसमें विद्यार्थी को कक्षा में आकर साक्षात प्रकट होकर दर्शन देने पड़ते हैं और दर्शन देने के बाद उनसे क्या करना होता है, शिक्षण कार्य पूरा करना होता है, यानी कि पढ़ाई करनी पड़ती है। ऑनलाइन की अगर बात करें ऑनलाइन शिक्षण जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वह किससे शुरू होती है, वह कंप्यूटर आधारित नेटवर्क से संबंध होती है। इस शिक्षा प्रणाली को ई लर्निंग भी कहा जाता है। इसमें इंटरनेट आधारित विभिन्न प्रकार की सेवाओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स हो गई, कुछ प्रमुख ऐप हो गए। इसमें शिक्षार्थी क्या होते हैं, वीडियो एवं ऑडियो के माध्यम से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, फोनवा से बात कर लेते हैं और क्या कर लेते हैं, वीडियो कॉलिंग हो जाती है, जूम हो जाती है, जूम ऐप आता है ना, उससे व्हाट्सएप वाले से हो जाता है, और भी बहुत सारे आ जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स यानी कि बच्चे जो होते हैं पढ़ने वाले, वो वीडियो एवं ऑडियो के माध्यम से जुड़े होते हैं। इस शिक्षण पद्धति में शिक्षार्थी घर से ही शिक्षण प्राप्त कर लेता है और वर्तमान में सरकार इसे क्या दे रही है, बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार ने ई पाठशाला, स्वयं योजना जैसे और स्वयं प्रभा कुछ कार्यक्रमों का क्या किया है, संचालन किया है। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति के उपयोग से आप घर बैठे ज्ञान को सीख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इससे समय व धन दोनों की बचत होती है। ठीक है, आइए स्वयं प्रभा के बारे में बात करते हैं। स्वयं प्रभा मानव संसाधन विकास मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर 32 डिजिटल शैक्षिक टीवी चैनलों के माध्यम से ITI, इग्नू इत्यादि के विद्यार्थी के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया जिसको हम स्वयं प्रभा कहते हैं। स्वयं प्रभा भारत सरकार द्वारा 2017 में शुरू की गई डिजिटल सजीव प्रसारण योजना यानी कि लाइव प्रसारण योजना है। ठीक है, लाइव। तो स्वयं प्रभा जो है मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 32 चैनलों वाला फिर स्वयं प्रभा छात्रों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से स्कूलों से लेकर कॉलेजों तक के सभी छात्रों की क्या की जाएगी, सहायता की जाएगी। देश भर के यानी कि भारत देश के लगभग 10,000 से अधिक शिक्षकों ने इन कार्यक्रमों को तैयार करने में अपना योगदान दिया है। इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2017 में की थी। चलिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन शिक्षा पद्धति में या ऑनलाइन पद्धति में थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर होते हैं। सबसे पहला बात करते हैं ऑनलाइन के बारे में। ऑनलाइन शिक्षा पद्धति में समय कम लगता है। मान लीजिए हमें क्लास जाना है लेकिन घर में ही क्लास लेनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या फिर उस पर यूट्यूब पे कोई वीडियो पढ़ने वाला है तो हम क्या है कि हम फ़ोन पकड़े होंगे, ऐसे करके देख लेंगे, ना हमें नहाना है, ना मुंह धोना है, ना कुछ करना है, ऐसे बैठे रहे, ऐसे करके बैठे रहे। गेम PUBG चल रहा था इधर, एकदम ठक PUBG चल रहा है, उधर गोलियां चढ़ी ता एकदम करके, उधर हमारा एकदम आया कि सर जी का मैसेज आ गया कि हमको क्लास लेनी है। तुरंत हमने PUBG को उधर उठा के फेंका। अभी देखा कि अभी क्लास शुरू होने में टाइम है, एक तब तक राउंड हो जाएगा PUBG का, और हमने क्लास लेते लेते हमने तब तक एक PUBG में गोलियाँ भी चल रही हैं और एकदम जैसे 3 मिनट रहे 4 बजने में, वैसे ही हमने PUBG कर दिया बंद और ले लिया। अगर हम ऑफलाइन जा रहे होते तो क्या होता, हमें PUBG जो है 1.5 घंटे पहले ही बंद करना पड़ता। हम क्लास के लिए नहाते धोते तैयार होते एकदम सेविंग एविंग कर करा के और ड्यू वगैरह डाल के जाना पड़ेगा भाई, हीरो बन के निकलेंगे। घर में तो ऐसे पड़े रहो ना, तो समझ रहे ना, समय कम लगता है किसमें, ऑनलाइन पद्धति में, और ऑफलाइन में समय जो है अधिक लगता है। दूसरा, ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में संसाधनों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। अब ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में कैसे, मान लीजिए हमको लैपटॉप चाहिए, 50,000 30,000 20,000 का लैपटॉप शुरुआत होता है। ऑनलाइन में ये करना पड़ेगा, नेट की ज़रूरत पड़ेगी, वीडियो कैमरे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। समझ पा रहा ना, तो इसमें संसाधनों की आवश्यकता अधिक पड़ती है। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में क्या है, संसाधनों की आवश्यकता थोड़ी कम पड़ती है। फीस दी टीचर को, गए, आना जाना थोड़ा सा हुआ, बस नॉर्मल हो गया। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति को कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। आप टॉयलेट में बैठे हुए हैं, सर जी का मैसेज आया, हम सुबह सुबह फ्रेश हो ही रहे थे, पेट जो है गड़बड़ कर रहा था, पेट सपा टैबलेट हमने खाई नहीं, तो हमें बैठना था वहाँ पर टाइम। फ़ोन आया कि सर जी क्लास लेंगे, हमने लाइटिन में एकदम ऐसे फोनवा को खोला, और खोलने के बाद सर जी का लेक्चर ले रहे हैं, आनंद भी आ रहा है हमको, और टॉयलेट में बैठे हैं, एकदम क्लास वगैरह हुआ, बहुत देर से उतर नहीं रही थी, हमने एक बीड़ी भी जलाई, नई बात बनी, तो हमने कुछ नहीं किया, फ़ोन को जो है उधर लगा के ऐसे वही रख लिया नीचे, आनंद ले रहे हैं, क्लास भी चल रही है और दूसरी क्लास भी हो रही है।
समझ पा रहे हैं? यानी कि ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में ज्ञान की क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। ऑफलाइन शिक्षण पद्धति को कहीं भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि किसी विशेष स्थान पर यानी कि कोपचे वगैरह में जाना ही पड़ेगा। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में ज्ञान की विविधता अधिक होती है, ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में ज्ञान की विविधता कम होती है। अथाह सागर है ऑनलाइन में। हमने गूगल बाबा को फ़ोन किया, जय हो बाबा की, उन्होंने कुछ पूछा, हमने तुरंत सर्च कर दिया। अब हमको कुछ आ नहीं रहा, हमने सर जी को फ़ोन लगाया, सर जी जो थे बीवी से बातें कर रहे थे, बात करते करते ज़्यादा प्रेम बढ़ा तो एकदम फ़ोन स्विच ऑफ करके और अपना प्रेम जो चल रहा है, इधर हमने सर जी को फ़ोन कर रहे हैं, सर जी एक क्वेश्चन करना है, उधर सर जी का फ़ोन स्विच ऑफ है, तो कहाँ विविधता हो गई भैया? सर जी आनंद ले रहे हैं हमारे। भैया गृहस्थ जीवन सबका होता है ना। सर जी ने फ़ोन ऑन किया, देखा कि किसी ने हमको याद किया था, क्योंकि वो मिस कॉल अलर्ट वाला चला जाता है। उसके बाद सर ने फ़ोन किया कि हाँ बेटा फ़ोन किया था आपने? कि हाँ सर फ़ोन किया था। किसके लिए? अरे हमको कुछ जानना था। हाँ बताइए। कि ये क्वेश्चन जानना था। अब सर जी कह रहे कि यार इसका तो थोड़ा आंसर थोड़ा लंबा हो गया, ऐसा करिए कल आप क्लास में आइए, हम आपकी कल लेते हैं क्लास, तब हम आपको स्पेशल वाली क्लास देंगे, तब हम आपको देंगे। समझना बात को, इसमें विविधता थोड़ी कम हो गई। ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में स्वयं स्वयं प्रभा मूक्स शिक्षण पद्धतियों का कुछ प्रमुख स्थान दिया गया है। वहीं ऑफलाइन शिक्षण पद्धति में किताबें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र आज कुछ प्रमुख स्थान लेते हैं। ठीक है, क्या है ये मैं फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया। ऑनलाइन में क्या लेते हैं? ऑनलाइन में आपका मूक्स हो गया, हाँ मूक्स हो गया, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं ऑफलाइन के बारे में। इसमें केवल किताबें हो जाती हैं, पत्रिकाएं हो जाती हैं, समाचार पत्र हो जाते हैं। ठीक है। ऑनलाइन की अगर हम बात करें ऑनलाइन के बारे में, तो ऑनलाइन शिक्षण पद्धति में छात्रों के मध्य न केवल सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि ज्ञान की विविधता एवं समग्रता में विस्तार होता है। ऑफलाइन में इस तरह का नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए समझते हैं। तो वर्तमान समय में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, जिसमें कक्षा, कार्यक्रम, कोचिंग, ट्यूशन, सेमिनार इत्यादि शामिल होते हैं। प्रमुख स्रोत देखें तो पुस्तक, पत्र पत्रिकाएं और समाचार पत्र। सेमिनार का मतलब क्या होता है? तो शिक्षण की इस पद्धति में बहुत सारे विद्यार्थी एवं शिक्षक भाग लेते हैं, यानी मतलब क्लासेस वगैरह लगती हैं वही। वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इंटरनेट पर आधारित विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल की जाती हैं, जिसमें आपका हो जाता है इंटरनेट, ईमेल, व्हाट्सएप, एसएमएस, ऐप, स्वयं, स्वयं प्रभा और मूक्स। स्वयं प्रभा के थोड़े से उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या क्या है स्वयं प्रभा के? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों और पिछड़े वर्ग के समाज में शामिल छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान कराना है। स्वयं प्रभा की सहायता से छात्र जो है बिना खर्च के डर से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। ऐसे में यह पद्धति 9 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए लाभकारी भी होगी। इस योजना की सहायता से देश के दूर दराज के वे बच्चे लाभान्वित होंगे जिन्हें संसाधनों के कमी के कारण शिक्षा से क्या कर दिया गया है, वांछित या कहें उन्हें छोड़ दिया जाता है या छोड़ना पड़ता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह पद्धति बहुत अधिक क्या होगी, पद्धति जो है क्या होगी, बहुत अधिक सहायता भी करेगी, जिसमें 11वीं और 12वीं कक्षा तक के छात्र भी शामिल किए जाते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है अच्छे शिक्षकों द्वारा छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ताकि धन की कमी के कारण जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन्हें अच्छे से पढ़ाई कराई जा सके। समाज के कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो तकनीकी शिक्षा के कमी के कारण पूरी तरह से क्या होते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अतः स्वयं प्रभा के माध्यम से उसकी क्या की जाएगी, उन समस्याओं को भी पूरी तरह से दूर कर दिया जाएगा। स्वयं प्रभा की विशेषताओं की अगर बात की जाए तो इस योजना के अंतर्गत कला हो गया, विज्ञान हो गया, गणित हो गया, कला प्रदर्शन हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, मानविकी के विषयों हो गए, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि के कुछ सब्जेक्ट या पाठ्यक्रम सिलेबस आधारित कुछ यहाँ पर सामग्री जो है उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा शुरू में कार्यक्रम अंग्रेजी भाषा में दिखाए जाते थे, लेकिन आने वाले समय में इनको हिंदी में कर दिया जाएगा या फिर होने वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्वयं स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड। ठीक है, फिर से बता दूं, स्टडी वेव फॉर एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग। ठीक है, स्वयं का विस्तार, ठीक, ये विस्तार रूप है, यानी कि कहाँ गया, हाँ, SWA, ठीक है, बाई
कहाँ गया, ए एम, ठीक। हिंदी में इसका मतलब होता है, अगर इसको हम कन्वर्ट करें हिंदी में, कहाँ गए रे, हाँ, हिंदी में इसको कन्वर्ट करें, स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग स्ट्रिंग माइंड। इसको हिंदी में अगर पता करें, इसका मतलब होगा युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ है कि एक ऐसा निःशुल्क ऑनलाइन पोर्टल है जो सभी वर्तमान में सभी जो युवा हैं उनकी अधिगम आकांक्षाओं को इंटरनेट के माध्यम से क्या किया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा। तो स्वयं की एक दो विशेषताएं भी देख लेते हैं। स्वयं के बारे में अगर विशेषताओं के बारे में, इसके अंतर्गत देश में कोई भी व्यक्ति पंजीकृत कराकर शिक्षा ग्रहण कर सकता है। यदि कोई छात्र स्वयं की पहल के माध्यम से प्रमाणीकरण चाहता है या भी सर्टिफिकेट वगैरह चाहता है तो उसे मामूली शुल्क देकर वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह बनवा सकता है, ठीक है। चलिए, तो स्वयं एक डिजिटल डिवाइस है जिसके द्वारा भारत की नवीन शिक्षा नीति के अनुसार डिजिटल डिवाइस की समस्या को दूर करने के लिए स्वदेशी विकसित आईटी मंच, जिसमें स्वयं कहा गया है। आज के सूचना संचार के इस युग में हमारी शैक्षिक व्यवस्था को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने काफ़ी प्रभावित किया है। इस डिवाइस में ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया जैसे नवीन संसाधनों का उपयोग किया गया है। वर्ष 2019 में वर्ष 2019 में स्वयं के अंतर्गत कौशल विकास कार्यक्रम को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है लर्निंग इंडिया, ठीक है। स्वयं जो है स्वयं प्रभा टीटीआई प्रोडक्ट फॉर द एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मूक्स, ठीक है। मूक्स, इसका विस्तार रूप की अगर बात की जाए तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ठीक है। फिर से बता दूं, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज, ये विश्वविद्यालय कौन सा, ये जो मूक्स जो है विश्वविद्यालय स्तर के लिए ऐसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम हैं जो सामान्य लोगों के लिए खुले हुए हैं। इसके माध्यम से लोगों के लिए अपने लिए विशेष विषय पर लोगों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर ही जुड़ने का मौका मिलेगा। साथ ही एक दूसरे से क्या कर सकेंगे, बातचीत या टिप्पणियों और तर्क वितर्क के माध्यम से जुड़ाव भी बना रहेगा। यानी कि मूक लैंड में कोई भौगोलिक सीमा नहीं होगी। ये जो मूक लैंड बनाया गया है इसमें 1 लाख से भी अधिक जो है स्टूडेंट्स हैं। कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, कोई भी कहीं पर भी रजिस्टर करा सकता है, मतलब ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं। कोर्स डिलीवर्ड इंटायर ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट पर कोई भी सीमा नहीं है, कहीं पर भी आपका कोर्स जो है पहुंच ही जाएगा। मूक्स आर द वेरी सिमिलर टू मोस्ट ऑनलाइन कॉलेज कोर्सेज, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 1 मैसिव, देयर मे बी 1 लाख स्टूडेंट इन अ मूक, anyone anywhere can register for these courses. Course book is delivered entire over the internet. Course MOOCs are very similar to most online colleges courses, ठीक है, समझ गया ना बात को। चलिए, तो 21वीं सदी में घर बैठे कोई भी विद्यार्थी एक कक्षा से विद्यार्थियों, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से समूह के साथ शिक्षा ओपन ऑनलाइन जुड़कर भी प्राप्त कर सकता है। वो क्या कहलाता है, मूक कहलाता है, ठीक है। तो मूक की कुछ विशेषताओं के साथ कुछ कमियां भी हैं। मूक की अगर बात की जाए तो व्यक्तिगत स्तर पर किसी परेशानी का सामना कर रहे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की सहायता यहाँ पर नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ पर मूक्स पर लोगों की संख्या जो अधिक है, इसलिए यह व्यक्तिगत शिक्षण कार्य के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। इसलिए इस पर ये एक क्या है, निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षण सहायक प्रणाली, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के बारे में बात करते हैं। क्या है ये, तो टीचिंग सपोर्ट का मतलब सीधा समझ, जो टीचिंग में सपोर्ट करता हो। टीचिंग में सपोर्ट क्या कर देता है, पेन, लैपटॉप, ठीक है। आइए समझते हैं, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, पेन, पेंसिल, लैपटॉप, बुक, नोटबुक, बहुत सी चीज़ें होती हैं, पत्रिकाएं। आइए समझते हैं, तो क्या होता है, तो अधिगम प्रक्रिया, अधिगम मतलब लर्निंग या सीखने की प्रक्रिया। तो अधिगम प्रक्रिया के दौरान ऐसे संसाधन जिनकी वजह से शिक्षण प्रक्रिया की तीव्रता में वृद्धि होती है, शिक्षण सहायक प्रणाली कहलाती है। ये 3 प्रकार की होती हैं, परंपरागत, आधुनिक और आईटी पर आधारित।
सबसे पहले हम ट्रेडिशनल या परंपरागत की अगर बात करें तो प्राचीन काल में आपने देखा होगा कि गुरुकुल में शिक्षा का क्या किया जाता था, शिक्षा का अध्ययन किया जाता था। शिक्षक अपने आश्रम में छात्रों को क्या करते थे, पढ़ाते थे। वे शिक्षकों को वो जो शिष्य हुआ करते थे यानी कि जो उनके जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनको कार्य भी दे देते थे। कैसे कार्य दे देते थे, या होमवर्क भी दे देते थे, जिसे विद्यार्थी जो है, हर विद्यार्थी जो होता है बड़ी ही शालीनता से करते थे। अगर उदाहरण की बात करें तो रामायण महाभारत आपने अगर देखी हो तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि महाभारत काल में कौरव पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य से क्या ली थी, गुरु द्रोणाचार्य से क्या ली थी, इन्होंने शिक्षा ली थी। वहीं रामायण में अगर बात की जाए तो राम और लक्ष्मण की अगर बात की जाए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न को गुरु वशिष्ठ ने क्या दी थी, शिक्षा दी थी। लेकिन इस काल की शिक्षा व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह है कि शिक्षण कार्य केवल राजा महाराजाओं के वंश के लोग ही किया करते थे। यानी कि पुराने जमानों की या परंपरागत समय की अगर बात की जाए, मैंने बताया कौरव पांडवों की बात की जाए तो कौरव पांडवों को किसने दी थी, गुरु द्रोणाचार्य ने दी थी। वहीं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इनको किसने दी थी, गुरु वशिष्ठ ने दी थी। लेकिन यहाँ पर कमी क्या थी, कमी ये थी यहाँ पर केवल राजा महाराजाओं के वंशों के लिए ही किया जाता था। आम जनमानस में शिक्षा पद्धति की जानकारी जो थी ना के बराबर थी। साथ ही प्राचीन काल में युद्ध करना, युद्ध में शामिल होना, आर्य कार्य भी क्या था, प्रमुख हुआ करता था। इसलिए अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा जो थी दी जाती थी। शस्त्र की शिक्षा के लिए थोड़ा बहुत शास्त्रों के ज्ञान से भी परिचय कराया जाता था। तो प्राचीन काल की अगर शिक्षा की बात की जाए तो प्राचीन काल की शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि यहाँ पर जो यहाँ की शिक्षा जो थी वो नैतिक शिक्षा से जुड़ी हुई थी। नैतिक शिक्षा ही एक व्यक्ति को इंसान बनाती है। इसमें सच्चाई, ईमानदारी, दया, धर्म और नैतिक ज्ञान आदि की शिक्षा दी जाया करती थी। किसमें, आपकी परंपरागत शिक्षा प्रणाली में ये कुछ ऐसे क्या हुआ करते थे, प्रमुख तत्व हुआ करते थे। किसमें, नैतिकता पर जोर दिया जाता था। किसमें, परंपरागत में। कमियां क्या थी कि इसमें बड़े बड़े जो राजवंश हुआ करते थे उन तक ही सीमित होकर रह जाती थी। दूसरा देखते हैं आधुनिक शिक्षा प्रणाली या मॉडर्न टीचिंग स्टाइल। तो आधुनिक शिक्षा के युग की अगर बात की जाए तो लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी क्या हुआ, परिवर्तन हुआ है। और आधुनिक शिक्षा जो है, जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, अधिगमनकर्ता जो होते हैं, उनके शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास पर क्या देता है, बल देता है। आज का जो युग जो है, या कहें आज के आधुनिक में शिक्षा प्रणाली स्कूल कॉलेज आदि में दी जाती है, जहाँ बच्चा जो है सुबह या फिर दोपहर के टाइम पे कॉलेज में, स्कूल या कॉलेजों में क्या करता है, 4 से 5 घंटे पढ़ाई करने के बाद घर पर वापस आता है और एक अलग ही उसको माहौल देखने को मिलता है। कंप्यूटर से लेकर प्रोजेक्टर तक सभी शैक्षणिक संसाधन पर क्या होता है, उन लोगों के लिए उपलब्ध कराए जाने की स्थिति बन जाती है। यानी कि जिस पे जैसा पैसा है वो उस तरह की शिक्षा को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। कंप्यूटर से लेकर प्रोजेक्ट तक सभी शैक्षिक संसाधनों पर ही घर पर ही क्या हो जाते हैं, कभी कभी उपलब्ध रहते। साथ ही इंटरनेट के माध्यम से अधिगम प्रक्रिया में क्या होती है, तीव्रता पर भी बल दिया जाता है। जैसे कि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आपने तुरंत ऑनलाइन एकदम सर्च मारा और ये चारों तमाम एकदम गूगल बाबा जो है निकाल के दे देते हैं, एकदम तरह तरह के ज्ञान आपको मिल जाते हैं। ऐसी शिक्षा में बालक को क्या है, क्रिया के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। आजकल शिक्षा के लिए नई योजनाएं भी बन रही है। हमारी भारतीय जो सरकार है या राष्ट्रीय सरकार इस बात की घोषणा कर चुकी है कि वह शीघ्र ही निरक्षरता को क्या कर देगी, देश से क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। लेकिन अभी शीघ्र का मतलब 10 या 50 साल बाद की बात हो रही है, 10 से 50 साल के बाद की बात हो रही है। ठीक है, तीसरा देखते हैं आईटी आधारित, आईसीटी आधारित बेस्ड टीचिंग स्टाइल। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, आईसीटी एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें सूचना के संचार के लिए सभी प्रकार की प्रौद्योगिकी समाई होती है, जिसमें रेडियो आ जाता है, टेलीविजन आ जाता है, सेल फोन आ जाता है, कंप्यूटर आ जाता है। इन अनुप्रयोगों से क्या करते हैं, सूचना का प्रसारण करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख क्या हो गई, आपकी प्रणालियाँ हो गई। तो परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी प्रणाली पर आधारित है। सोशल मीडिया के क्षेत्र में व्हाट्सएप की काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आधुनिक शिक्षा में सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण आज छात्रों की भारी बोझ यानी कि पुस्तकों को उठाना नहीं पड़ता, बल्कि विकिपीडिया के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। वर्तमान युग जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है। शिक्षण सामग्री की जरूरत या आवश्यकता, विद्यार्थी जब शिक्षण सामग्री का उपयोग करके किसी भी विषय या टॉपिक को समझता है, पढ़ता है, तो वह स्थायी समझ भी प्राप्त कर लेता है। चलिए शिक्षण सामग्री के प्रकार देख लेते हैं।
शिक्षण सामग्री के प्रकार। प्रमुख रूप से 3 भागों में इसको बांटा जा सकता है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य और श्रव्य सामग्री। ठीक है, दृश्य सामग्री, इस सामग्री के अंतर्गत वह प्रमुख शिक्षण सामग्री आती हैं जिसको हम आंखों से देख सकते हैं। दृश्य सामग्री कहलाती हैं, जैसे पुस्तकें हो गई, समाचार पत्र हो गई, पत्रिकाएं हो गई, चित्र हो गए, चित्र प्रोजेक्टर हो गए, फ्लैश हो गए, फ्लैश कार्ड हो गए, चार्ट हो गए, तालिकाएं होंगी, बुलेटिन बोर्ड में मानचित्र और श्यामपट्ट यानी कि जो ब्लैक बोर्ड होता है। तो आप देखेंगे पुस्तकें जो होती हैं हम स्वयं पढ़ते हैं, ऐसे करके देखते हैं, दृश्य हो रहा है ना, हम वो बोल तो रही नहीं है, आवाज़ तो सुनाई नहीं पड़ रही है। ठीक है, समाचार पत्र हम पढ़ते हैं मन में ऐसे करके देख के, आवाज़ तो दे नहीं रही है, बोल तो रहे नहीं वो समाचार पत्र, तो इससे क्या हो गया, दृश्य हो गया। दूसरा जो हो गया श्रव्य, इसमें मौखिक उदाहरण ले लिए, मैंने बोल रहा हूँ मैं आपको, दिखूँ ना, टेप रिकॉर्डर मान लीजिए, रेडियो मान लीजिए, ठीक है, ग्रामोफोन मान लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दृश्य एवं श्रव्य। ये जो दोनों दिख रहा हो, दिख भी रहा हो, बोल भी रहा हो, मैं दृश्य भी हूँ और बोल भी रहा हूँ। ऐसे शिक्षण सामग्री जिनका उपयोग हम आँखों व कानों दोनों से करते हैं, जैसे कि फिल्म हो गई, प्रोजेक्टर हो गया, टेलीविज़न हो गया, फिल्म पट्टियाँ हो गई, छोटे शिक्षा वीडियोज़ की टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो गई। ठीक है, और मैं जो बोल रहा हूँ वो भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने उदाहरण लिख दिया, कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, टीवी, ग्लोब, मानचित्र, रेडियो, फलाना टिमका। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो J.L. वियर्ड ने 1926 में। अनुभव शंकु मॉडल किसके द्वारा दिया गया, तो अमेरिकी शिक्षाविद एडगर डेल 1960 में दिया गया था। कोठारी आयु का संबंध किससे है, शिक्षा से। परंपरागत मूल्यांकन के जनक कौन थे, तो J.S. राइस। आधुनिक मूल्यांकन के जनक किसे माना जाता है, B.M. ब्लूम को। नैदानिक मूल्यांकन से क्या सुनिश्चित होता है, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं, कारण और उनका समाधान। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये शंकु। ठीक है, इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं जूम करके भी दिखाते रहा हूँ। चलिए, अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है रेडियो वार्ता। किस शिक्षण सहायक सामग्री से पठन, श्रवण और उच्चारण जैसे कौशल में अभिवृद्धि होती है, श्रवण भाषिक शिक्षण सहायक सामग्री। बहुल बुद्धि सिद्धांत का विकास किसने किया, होवार्ड गार्डन ने। समावेशी शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या कौन करता है, शिक्षक विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक ही साथ सिखाता है। जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं, तो औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। आप अध्यापक के रूप में अपने द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में क्या खूबियां होंगी, परीक्षा विश्वसनीय तथा वैधता रखती होगी। ठीक है, चलिए, टीम शिक्षण की अवधारणा को सर्वोत्तम रूप से व्याख्यात किया जा सकता है। 2 से अधिक अध्यापक अपनी विशेषता के अनुसार एक ही कक्षा में पढ़ाने की योजना बनाते हैं और पढ़ाते हैं। ठीक है, एक अध्यापक विद्यार्थी के अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करना चाहता है तो वह किस परीक्षण का उपयोग करेगा, नैदानिक परीक्षण। कौन सा, नैदानिक परीक्षण। निर्णयात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, विद्यार्थी के अधिगम को बढ़ाना। नेक्स्ट बात करते हैं, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा का प्रयोजन है व्यक्तिगत भिन्नता से निपटने के लिए। प्रत्यक्ष अधिगम को प्रोत्साहन देने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, तो परियोजना विधि। शिक्षण में शिक्षण के माध्यम से सक्षमता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मामलों के पदानुक्रम की किन आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जाना चाहिए, तो आत्मसिद्धि की आवश्यकताओं को। निर्माणात्मक मूल्यांकन का लक्ष्य क्या होता है, सतत फीडबैक प्रधान विद्यार्थी अधिगम की निगरानी। ब्लूम के परंपरागत वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम का उच्चतम स्तर क्या होता है, तो मूल्यांकन। शिक्षण की समनिर्देशन विधि किसका संयोजन है, तो वो है व्याख्यान सह निर्देशन विधि और प्रयोगशाला विधि का। शिक्षण की स्वाभाविक विधि का विकास किसने किया था, तो H.E. आर्मस्ट्रांग ने। किस शिक्षक सहायक सामग्री कतिपय कौशल जैसे पठन, श्रवण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती है, ऐसी शिक्षण सहायक सामग्री का क्या कहलाती है, कौशल आधारित शिक्षण सामग्री। स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग किस पर निर्भर करता है, तो कंप्यूटर साक्षरता पर।
अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती? तो लिंग जो है उसको प्रभावित नहीं करती। लिंग का मतलब वो लिंग नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ लिंग का मतलब स्त्री लिंग या फिर पुल्लिंग, यानी कि मेल फीमेल उसकी दक्षता को, यानी कि लड़की है तो भी उतना ही सीख सकती है और लड़का है तो भी सीख सकते हैं। किस शिक्षण विधि में विद्यार्थी की भागीदारी को इष्टतम तथा पहलकारी बनाया जाता है? तो परियोजना विधि के द्वारा। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक प्रभावशाली कारक किससे संबंधित है? तो शैक्षणिक व्यवस्था से। शिक्षा मनुष्य में सबसे पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। यह कथन किसका? स्वामी विवेकानंद का। छात्रों की अधिकतम प्रतिभागिता किसमें संभव है? तो परिचर्चा विधि द्वारा। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य किस पर केंद्रित कर अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है? तो मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। शिक्षण अधिकतम सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का क्या आधार है? विद्यार्थी के अधिगम परिणाम को इष्टतम करना। ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है? मूल्यांकन करना। एक अच्छा शिक्षक कैसा होना चाहिए? विद्यार्थी को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करता हो। शिक्षण के दौरान विद्यार्थी को अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है? तो निदर्शन पद्धति द्वारा। शैक्षणिक संस्थान में आने वाले विद्यार्थियों को जितनी अधिक अपेक्षाएं किससे की जाएंगी? शिक्षक से। शिक्षक का सर्वोत्तम ढंग कौन सा होता है? निरूपण। प्रभावी शिक्षण का क्या मतलब होता है? शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना और समझाना। अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ है व्यवहार संशोधन। अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा होता है? सशर्त परिवर्तन का अध्ययन। शिक्षण द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है? महत्वपूर्ण तथा उल्लेखनीय बिंदु लिखने के लिए। प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतम शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, तो ऐसा क्या होनी चाहिए? ऐसा क्यों? बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। एक शिक्षक शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित क्यों होता है? विद्यार्थी आदर प्राप्त करने से। कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? छात्र केंद्रित। कक्षा में परस्पर संवाद में क्या उभर कर आना चाहिए? विचार। दंड न देकर बच्चों को बिगाड़ने से क्या अभिप्राय है? अवांछित व्यवहार का दंड दिया जाना चाहिए, यानी कि जो व्यवहार गलत है उसका दंड का मतलब ये दंड नहीं, ये वाला दंड नहीं, मतलब दंड का मतलब ये कि नहीं जूता उठाओ दे जूते बेल्ट से नहीं, मतलब समझाना प्रेम से। नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक द्वारा स्वयं उन पर आचरण करें। एक अध्यापक के लिए कौन सा गुण सर्वाधिक अनिवार्य होता है? उसमें धैर्य होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पेशेंस। एक सफल अध्यापक वह होता है जिसमें यह गुण होना चाहिए, संवेदनशील और अनुशासन प्रिय। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? विषय का गूढ़ ज्ञान, ठीक है, अच्छी सी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करता है? विद्यार्थी की समझ की सीमा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करता है? करुणा, यानी कि दया का। दया ये वाली दया भावी नहीं, दया मतलब ये काइंडनेस वाला। शिक्षा का तात्पर्य है गुणों का विकास करना। अगर कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप शिक्षक होने के नाते उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे? कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे, यानी कि बदतमीजी कर रहा है क्लास में और कुछ गंदी हरकत कर रहा है तो हम उससे ये नहीं कि गए और धेलात करने लगे, उसको इशारा करेंगे, अभी नहीं समझ रहा है वो, सबके सामने भी नहीं डांटेंगे, एक बार उसे बाहर बुलाएंगे और समझाएंगे बेटा गंदी बात है, इसे नहीं करते हैं, समझना, इस तरह से। किस प्रकार के शिक्षा का संबंध विद्यार्थी के चरित्र निर्माण में होता है? तो भावनात्मक शिक्षण। अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? विषय के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण न होना। अध्यापक की सबसे पर्याप्त नियंत्रण न होना। अध्यापक अपने छात्रों के साथ निम्नलिखित में किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? तो अपने ज्ञान और कौशल से छात्रों को प्रभावित करके। अधिगम सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है व्यवहार का रूपांतरण। उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। अध्ययन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है? तो प्रयोगशाला विधि को। शिक्षण की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित होती है? छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न की गुणवत्ता से। शिक्षा का सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जेम्स ब्रूनर ने। ज्ञान की बढ़ोतरी करने के लिए मानव जाति द्वारा प्रयुक्त नवीनतम क्या रणनीति है? तो वैज्ञानिक चिंतन। विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए दी जाने वाली शिक्षण प्रणाली क्रिया क्या कहलाती है? शिक्षण। किसके द्वारा कहा गया था? क्लार्क। शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है, किसके द्वारा कहा गया था? NL पेज के द्वारा। अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली शिक्षण क्रिया शिक्षण कहलाती है, BO स्मिथ के द्वारा कहा गया था। शिक्षण के मुख्य रूप से 3 पक्ष होते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। इसके बारे में पता भी चुका था, ठीक है। तो ये हो गया आपका
जो शिक्षण अभिवृत्ति था उसके बारे में, जो प्रमुख जानकारी थी उसके बारे में। तो साथियों, मुझे उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। इसी तरह से सपोर्ट और प्यार हमें देते रहिए। और हम चाहते हैं कि आप अगर पीडीएफ वगैरह चाहते हैं तो नीचे लिंक में मैं दे दूंगा, पीडीएफ कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे हिम्मत मेरी बढ़ेगी और आप लोगों के लिए इस तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा, छोटा सा प्रयास। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।